भाई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानियां क्यों नहीं आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल मेरा लैपटॉप नहीं है। नया लेना होगा, तभी मैं सही से कहानी जारी रख पाऊंगा। बाकी मैं फोन से तो काम कर सकता हूं, लेकिन उस तरह सही से नहीं हो पाता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। यही आपको बताना था। बाकी कहानियां आएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और जब आएंगी तो एक बार में पूरे 20 अध्याय लेकर आऊंगा। अब चलिए कहानी पर आते हैं। अध्याय 171, ऑनलाइन धन की शक्ति। जब आरव शर्मा ने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन गया, तो सबसे पहले एक जुआ वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद उन्हें जो मिला वह थी विशुद्ध निराशा। मुझे विश्वास नहीं होता, यहाँ 2,50,000 रुपए की खर्च सीमा है। आरव ने अविश्वास में चिल्लाकर कहा। यदि आप ऐसी जगहों पर जुआ खेलना चाहते हैं जहां अधिक सीमा हो, तो हमें अधिक प्रसिद्ध रिजॉर्ट्स में जाना होगा, विक्रम सिंह ने शांत स्वर में समझाया। या कुछ अंडरग्राउंड जगहों पर। हालांकि विक्रम ने दोनों में स्पष्ट अंतर बताया था, आरव को पहले से ही पता था कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं था। लगभग हर वह कैसीनो जो सतह पर वैध दिखता था, वास्तव में किसी संधा द्वारा संचालित था, जो इस ऑपरेशन का उपयोग गंदे पैसे को साफ करने के लिए करता था। आमतौर पर अंडरग्राउंड जुआ रिंग उन लोगों के लिए थे जो नियमित प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित होने के लिए पर्याप्त हताश थे, या उन लोगों के लिए जो ऐसी चीजों पर दांव लगाना चाहते थे जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी या पूरी तरह से अवैध थी। खैर, मुझे लगता है कि हम केवल वही कर सकते हैं जो हमारे बस में है। हमें देखना होगा कि क्या ये बड़ा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त होगा, आरव ने जोर से सोचा। मेरे पैसे को दोगुना करने या गंवाने का सबसे तेज तरीका। रूलेट, लाल या काला, बेबी। कमरे के कोने से विक्रम अपनी निराशा का भाव छिपा नहीं सके, ये सोचते हुए कि अगर बुजुर्ग को पता चले कि शर्मा परिवार जुआ जैसे अस्थिर तरीके से अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वह क्या सोचेंगे। अब तक कुछ सुधार हुए हैं, आरव ने मानसिक रूप से नोट किया, लेकिन वे छोटे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें मापने योग्य भी माना जा सकता है। क्या इसलिए कि मेरे पास जो है वह पहले से ही बहुत ज्यादा है। बड़े पैमाने पर देखें तो मेरे पास जो धन है वह पहले से ही विशाल है, इसलिए ताकत में बड़ी वृद्धि देखने के लिए मुझे शायद अपनी संपत्ति में और भी बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत होगी। फिर भी चलो इसे जारी रखते हैं और देखते हैं। ग्रिप मशीन पर मेरी पकड़ की ताकत 55 किलोग्राम थी। ये औसत के ऊपरी छोर पर है, लेकिन फिर भी इसे असामान्य या अतिमानवीय के करीब नहीं माना जाता। मैं कल्पना करता हूं कि हरीशविरदी इस चीज को आसानी से तोड़ सकते हैं, आरव ने सोचा। 5 लाख रुपए की संपत्ति बढ़ाने के बाद मेरी पकड़ की ताकत पूरे 1 किलोग्राम बढ़ गई। पहली वृद्धि के बाद मामूली सुधार हुए थे, और यह अन्य टेस्ट में भी ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका कोई तरीका है जिससे मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। अगर मैं सही समूह के साथ अच्छे संबंध बना लूं, तो वे शायद मेरी सीमा बढ़ा सकते हैं, है ना। शायद किसी बड़ी लड़ाई से पहले मैं सिर्फ 1 करोड़ दांव पर लगा सकता हूं। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो ये ताकत में तुरंत वृद्धि होगी। कृपया याद रखें, विक्रम ने चेतावनी दी, आप उतनी ही आसानी से 1 और करोड़ हार भी सकते हैं जितना आपने पहले किया। सौभाग्य से मर्चेंडाइज बिक्री अविश्वसनीय रूप से अच्छी चल रही थी, और जिम की सदस्यताएं कुछ लागतों की भरपाई कर रही थीं। फिर भी ये सफलता ज्यादातर स्थानीय थी, अभी तक इसका व्यापक प्रभाव नहीं हुआ था। सौभाग्य से विकास कपूर ने भी स्मार्ट निवेश किए थे, लेकिन वे आंकड़े महीने के अंत तक अपडेट नहीं होंगे, और तब तक आरव के खाते में दिखाई नहीं देंगे। विकास पहले अपनी प्रतिशत फीस लेंगे, फिर मुनाफे को मुख्य खाते में ट्रांसफर करेंगे। 97 रुपये 40,08,234। तुम्हें पता है, आरव ने स्क्रीन को देखते हुए सोचा, अगर मैं इस तरह के आंकड़ों को देखूं, तो शायद किसी बड़ी लड़ाई से पहले मैं वाकई 1 करोड़ दांव पर लगा सकता हूं। ताकत में तुरंत बढ़ोतरी के लिए मैं इसे आपातकालीन स्थितियों के लिए ध्यान में रखूंगा, और सिर्फ सावधानी के लिए विकास से इसके बारे में पूछूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास अभी भी उस जुआ समूह का नंबर है। दूसरे स्कूलों और लाखपति ग्रुप के साथ एक स्थिति है। क्या आप कल उपलब्ध होंगे। एक स्थिति, ठीक उसी समय जब उनका शरीर मजबूत महसूस कर रहा था। यह एकदम सही अवसर था, लेकिन इसमें कूदने से पहले आरव एक आखिरी टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने एक कॉल किया। रवि शेट्टी, याद है वह ऑफर जो तुमने दिया था। तुमने कहा था कि जब भी मैं चाहूं तुम मुझे अपनी एक ग्रेडिंग दोगे। खैर, मैं उस ऑफर को स्वीकार करना चाहता हूं। मुझे उनमें से एक ग्रेडिंग चाहिए। यह मंगलवार था और आरव शर्मा स्कूल जा रहे थे।
उन्होंने सोमवार को छोड़ दिया था, उस दिन को ठीक होने, सांस लेने और कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट पूरे करने में बिताया था। अभी के लिए विक्रम सिंह ने उन्हें छूट दी थी और व्यक्तिगत रूप से उनकी निगरानी कर रहे थे। चूंकि स्कूल का सप्ताह फिर से शुरू हो गया था, विक्रम अब उनकी छाया नहीं बन रहे थे। इसका मतलब था कि आरव बिना किसी की नजरों के हर कदम पर निगरानी के स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। मैंने इस वीकेंड बहुत कुछ किया, आरव ने चलते हुए सोचा। सब कुछ बनाने के लिए। इस साल हाई स्कूल में मुझे वाकई लगता था कि यह एक मुसीबत होगी, लेकिन इसके बजाय इसने मुझे कुछ बड़ा, कुछ अर्थपूर्ण बनाने का मौका दिया है, जिसे मैं भविष्य में वास्तव में उपयोग कर सकता हूं। तभी उनके फोन से एक कंपन ने उन्हें उनके विचारों से बाहर खींच लिया। स्क्रीन पर नजर डालते हुए उन्होंने रवि शेट्टी का एक टेक्स्ट देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंजूस इंसान हो। अगली बार मैं मूल्यांकन के लिए पैसे लूंगा। आरव ने एक छोटी सी हंसी छोड़ दी। कल अस्पताल से आखिरकार डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने रवि से संपर्क किया था। उन्होंने उनके पिछले ऑफर को स्वीकार किया था कि वह उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करें और देखें कि वे वर्तमान में दूसरों के मुकाबले कहां खड़े हैं। आरव को ठीक ठीक जानना था कि वह कहां खड़े हैं। वह मजबूत हो गए थे, ये स्पष्ट था, लेकिन क्या वह ताकत पर्याप्त थी अगर निरस्त सेना उनके लिए आए? यह अभी भी असली सवाल था। मेरी प्रतिज्ञा बरकरार है और मेरी शक्तियों से सीधे जुड़ी हुई है। मैं अब उस तरह से पैसे नहीं उड़ा सकता जैसे पहले करता था, आरव ने खुद को याद दिलाया। मुझे नकदी जमा करने की शुरुआत करनी होगी, जितना हो सके कमाना होगा। वैसे भी मैं रव छोटी ई को पहले ही बहुत ज्यादा भुगतान करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि उनकी गैंग वार कैसे आगे बढ़ रही है। उन्होंने मन ही मन विचार किया। किसी बिंदु पर वे बड़े कदम उठाना शुरू करेंगे। रवि और मैं पहले ही एक बार खुद को साबित कर चुके हैं। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। मैं अपने सुधारों को बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता, नहीं तो वे मुझे एक संपत्ति के रूप में देखना बंद कर देंगे और मुझे एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर देंगे। जब आरव आखिरकार स्कूल पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जतिन भट्ट को वहां खड़े देखा। उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान चिपकी हुई थी। ईमानदारी से जतिन को आरव को वापस देखकर इतना उत्साह था कि वह लगभग एक पिल्ले की तरह पूंछ हिलाता हुआ लग रहा था। आरव को बहुत संयम बरतना पड़ा कि वह वहीं जतिन के बालों को बिखेर न दे। जब वह अपनी डेस्क तक पहुंचे तो आरव को आश्चर्य हुआ कि वहां 3 मुड़े हुए नोट्स उनका इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह 2 में बेतुके पिताजी वाले चुटकुले थे जिन्होंने उनकी आंखें घुमा दी, लेकिन तीसरा नोट थोड़ा अलग था। अंदर का संदेश लंबा था, अधिक विचारशील। मुझे नहीं पता कि तुम कल क्या नहीं आए। जय और जतिन को भी नहीं पता था, इसलिए मैं चिंतित हो गई थी। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, अगर तुम कभी गंभीर मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हारे पास जाने की कोई जगह न हो तो तुम हमेशा मेरे यहाँ स्वागत हो। पुराने आरव, तुम एक भाग्यशाली इंसान थे, आरव ने सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं चाहते थे कि कोई उसे चोट पहुंचाए। मुझे लगता है कि उसने जीत लिया है। मैं उसकी देखभाल करूंगा, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। अगर यह पुराना आरव होता, शायद यही उसकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए थी। चिंता मत करो, आज लड़कियां हमें परेशान नहीं करेगी, जयव्यास ने एक साजिश भरी मुस्कान के साथ झुकते हुए कहा। मैं गलियारे में सिया कपूर से मिला और उसे बताया कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है। मैंने सोचा कि तुम ये जानकारी उनसे छिपाना चाहोगे। क्या तुम्हें याद है जब हमने चांदपुर हाई पर छापा मारा था? सिर्फ हम दोनों, जय ने आगे कहा। खैर, उनके स्कूल का प्रमुख, ये ऋषभ चौहान नाम का लड़का, वह अपनी गठजोड़ बनाने में व्यस्त रहा है। कुल मिलाकर उसने अब 4 स्कूलों को अपने अधीन कर लिया है। उनके पास जो क्षेत्र और इलाका है वह काफी बड़ा है। जय ने जोड़ा। चांदपुर के साथ गठजोड़ करने वाले एक स्कूल का कल्याणी विद्यापीठ के साथ कुछ झगड़ा था, तो मुझे यकीन है तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आगे क्या हुआ। कच्ची ताकत के मामले में लखपति ग्रुप ठीक ठीक एक विशाल ताकत नहीं था। उनके पास सिर्फ सीता विद्यापीठ थी और वह एक पूरी तरह से लड़कियों का स्कूल था। ये सुनकर कि चांदपुर ने 4 अन्य स्कूलों के साथ गठजोड़ किया है, ये स्पष्ट हो गया कि वे कहीं ज्यादा बड़ी ताकत थे। कल्याणी विद्यापीठ जानता है कि हमें भी गठजोड़ शुरू करने होंगे, इसलिए वे हमारे पास आए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, जय ने दृढ़ता से कहा। अगर हम कल्याणी विद्यापीठ को अपने में मिला लें तो यह ऐसा होगा जैसे खुले तौर पर घोषणा करना कि हम चांदपुर और उनके पूरे गठजोड़ के साथ सीधे टक्कर लेने को तैयार हैं। और अभी वे हमारे लिए बहुत बड़े हैं। माफ करना, क्या तुमने अभी कहा?
एक झुंड अमीर बच्चों का। उसने पूछा, अपने मुंह के कोने को ऊपर की ओर मुस्कान में बदलने से रोक नहीं सका। क्या तुमने अभी कहा कि ये बच्चे अमीर हैं और उनके पास पैसा है? क्या वे पूर्वी भावरपुर का हिस्सा नहीं है, बाकी स्कूलों की तरह? आरव शर्मा ने उत्सुकता के साथ पूछा। भावरपुर को निजामाबाद का सबसे वंचित हिस्सा माना जाता था। यह ऐसा क्षेत्र था जहां लोग रात में अकेले चलना भी नहीं चाहते थे, और इसके अच्छे कारण थे। वहां के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने भी अपने भविष्य की अधिकांश उम्मीद खो दी थी। आरव उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानते थे। यह अपराधियों के लिए एक चुंबक बन गया था जो हर तरह के अवांछनीय लोगों को आकर्षित करता था। हालांकि भावरपुर अपने आप में दो हिस्सों में बंटा था, पूर्वी भावरपुर और पश्चिमी भावरपुर। पूर्वी भावरपुर वह जगह थी जहां वर्तमान गैंग की उलझन में शामिल सभी स्कूल स्थित थे। यहीं पर आरव का अपार्टमेंट था और यहीं पर उनके द्वारा खरीदे गए 6 जिम क्षेत्र में बिखरे हुए थे। हालांकि आरव ने इसे चतुराई से किया था। उन्होंने जिम अपने स्कूल और सीता विद्यापीठ के करीब खरीदे थे, न कि चांदपुर के क्षेत्र के पास, जो अभी तक उनके प्रभाव में पूरी तरह नहीं था। पश्चिमी भावरपुर के बारे में, वहां कई स्कूल थे जिनसे आरव ने अभी तक संपर्क नहीं किया था, लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना था उसके अनुसार वहां की स्थिति लगभग वैसी ही थी और भविष्य में शायद यह एक समस्या बन सकती थी। भावरपुर का पूरा क्षेत्र गैंग गतिविधियों का अड्डा था। निरस्त सेना और रंगाखा गैंग भी वहां सक्रिय थे। हालांकि सच कहें तो उन्हें इस बात की खास परवाह नहीं थी कि छात्र क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वे उन्हें अपनी गैंग में भर्ती करने के लिए आसान उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस सब के कारण अमीर और भावरपुर जय से शब्दों को एक ही वाक्य में सुनना आरव के दिमाग में ठीक नहीं बैठ रहा था। कल्याणी विद्यापीठ उन शानदार ग्रामर स्कूलों में से एक है जहां बच्चों को प्रवेश के लिए एक निश्चित अंक प्राप्त करना होता है। यह व्यास ने समझाया। यह कोई निजी स्कूल नहीं है, वहां कोई फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के कारण बहुत से माता पिता जो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, उन्हें वहां भेजते हैं। मैं समझ गया। तो उनके पास पैसा है? यही मैं सुन रहा हूं, आरव ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। आरव, जय ने धीरे से कहा, चेहरा सीधा रखने की कोशिश करते हुए। मुझे नहीं लगता कि अभी इतना नेक बनने का सही समय है। मुझ पर विश्वास करो, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अभी हम केवल सीता विद्यापीठ के साथ गठजोड़ में हैं और उनके पास ज्यादा लड़ने की ताकत नहीं है। कल्याणी विद्यापीठ के साथ जुड़ना हमें पूर्ण युद्ध में ले जाएगा। मैंने इस बारे में सोचा है। अगर कल्याणी विद्यापीठ हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उन्हें दूसरों से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। शुरुआत के लिए हमारे समूह में शामिल होने वाला हर एक सदस्य लखपति जिम में शामिल होना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें सामान्य फीस से 3 गुना देना होगा। इसके अलावा उन्हें अपने स्कूल के आसपास एक अभियान चलाना होगा। हमारे मर्च को उनके सदस्यों को बेचना होगा। मुझे लगता है सीता विद्यापीठ की फीस का 3 गुना उचित है ना? खैर, जतिन भट्ट ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए शुरू किया। वे हमारे साथ गठजोड़ करने के लिए काफी हताश हैं। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हारी शर्तों से असहमत होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये चांदपुर को नाराज करेगा। आरव, मुझे एक एहसास हो रहा है। जतिन ने सावधानी से शुरू किया। तुम सिर्फ इसलिए कल्याणी विद्यापीठ को शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे कि तुम उनसे पैसा कमा सको, है ना? अब जय और जतिन दोनों चिंतित होने लगे थे। उस पल में दोनों के दिमाग में एक ही विचार आया, क्या आरव का पैसा खत्म हो गया था? आखिरकार वह सभी सदस्यों को भुगतान कर रहा था, बोनस दे रहा था, ढेर सारे अन्य खर्चों को कवर कर रहा था। शायद ये पूरा गठजोड़ का विचार इसलिए था क्योंकि वह नकदी के लिए हताश था। उन्हें क्या पता था, वे एक ऐसे करोड़पति के साथ मने बैठे थे जो अरबपति बनने से बस थोड़ा सा दूर था। मेरे पास चांदपुर हाई से निपटने का एक तरीका भी है, आरव ने गियर बदलते हुए जारी रखा। हमें इसे बंद करना होगा इससे पहले कि वे इसे और बड़ा बनाएं। वे अपने गठजोड़ को बढ़ाते रहेंगे, इसलिए उन्होंने अभी तक हम पर हमला नहीं किया, आरव ने समझाया। चांदपुर पहले ही हम पर हमला कर चुका होता, लेकिन ये देखने के बाद कि हम दोनों ने कितना नुकसान किया, उसी ने उन्हें सबसे पहले गठजोड़ बनाने के लिए प्रेरित किया। अभी हमला करने का सही मौका है। या तो उन्हें खत्म कर दो या उन्हें ऐसा प्रस्ताव दो जिसे वे मना न कर सकें। मैं सोच रहा हूं कि हम पूरे भावरपुर को एक मुकाबले के लिए आमंत्रित करें। पूर्वी और पश्चिमी, आरव ने प्रस्ताव रखा। लखपति ग्रुप के सबसे मजबूत लोग चांदपुर के सर्वश्रेष्ठ लोगों के खिलाफ जाएंगे। इस तरह समूह का हर कोई शामिल नहीं होगा
और अगर हम जीत गए तो ये पूरे भावरपुर को हमारी ताकत दिखाएगा। वे दोबारा हमारे खिलाफ उठने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचेंगे। क्या आरव के पास पैसा था या नहीं था? चाहे जय व्यास को विश्वास हो या न हो कि आरव शर्मा वाकई कंगाल हो गए हैं, अंत में आरव पैसे कमाने के लिए वह सब कुछ कर रहे थे जो उनके बस में था, और वह पैसा मदद कर रहा था। अगर कुछ था तो अब जय को इतनी बड़ी रकम लेने के लिए थोड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी छोटी बहन मीरा से पहले ही बहुत वादे कर लिए थे। जैसे ही उन्होंने अपने फोन को स्क्रॉल किया और डायल किया, जय के पेट में एक छोटी सी गांठ बन गई। जब कॉल कनेक्ट हुआ तो उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने आरव के अनुरोध को तुरंत सामने रख दिया। दूसरे छोर पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बस इतना ही। मेरा मतलब है, हम ऐसा कर सकते हैं, मयंक शिंदे ने जवाब दिया। उनकी आवाज में हल्का आश्चर्य था। मयंक शिंदे कल्याणी विद्यापीठ के अपराधी समूह के नेता के छोटे, साफ सुथरे सुनहरे बाल थे। अगर उनके चेहरे पर बिखरी हल्की निशानियां न होती तो वे बिल्कुल अपराधी जैसे नहीं दिखते। उनकी वर्दी कल्याणी विद्यापीठ के अधिकांश बच्चों की तरह पूरी तरह से सही थी। हम तुरंत इस पर काम शुरू कर देंगे, जैसा तुमने कहा, मयंक ने जारी रखा। और हम सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई इसका पालन करे। कल के लिए हम में से एक समूह वहां होगा। कुणाल मोरे और मैं भी हिस्सा लेंगे। जय ने अपने आप को सिर हिलाया। इससे आरव के अनुरोध का पहला हिस्सा पूरा हो गया। लखपति ग्रुप में आधिकारिक रूप से शामिल होने की शर्तें। आरव ये सुन छोटी ही सूचित करना चाहते थे कि लखपति ग्रुप सिर्फ एक ऐसा नाम न हो जिसे लोग इधर उधर उछालें। वे चाहते थे कि यह एक ऐसा समूह हो जहां हर कोई अपना वजन उठाए और बराबर हिस्सा ले। वे सिर्फ खुद और कुछ करीबी सहयोगियों को लड़ते हुए नहीं रख सकते थे। जरूर उन्होंने शामिल होने की फीस दी थी, लेकिन आरव को यह सुनिश्चित करना था कि अगर वह दिन आया जब उन्हें बुलाना पड़ा तो वे वाकई में हाजिर हों। इसी तरह अगर कोई लखपति ग्रुप के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत करता तो आरव बिना किसी हिचक के कदम उठाएंगे। यही था लखपति ग्रुप का हिस्सा होने का मतलब, वफादारी अंदर, वफादारी बाहर। क्या तुम्हें यकीन है? कुणाल मोरे ने अनिश्चितता के साथ मयंक को देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है, मैंने इस लखपति ग्रुप के बारे में सुना था और पहले तो यह एक अच्छा विचार लगा, यहाँ वहाँ थोड़ा पैसा देना, शायद कुछ फायदे मिले। लेकिन कल लड़ाई, ये तो पूरी तरह से अलग बात है। कुणाल मोरे दूसरे नंबर के कमांडर थे। वे मयंक जैसे दिखते थे, छोटे बाल, हालांकि उनके बाल हल्के भूरे थे। उनकी काया थोड़ी मजबूत थी क्योंकि वे अपने खाली समय में रग्बी खेलते थे। इसलिए बाकी स्कूल इतनी जल्दी उनके साथ गठजोड़ करने को तैयार हो गए। कुणाल ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए जोड़ा। क्या हमारे पास वाकई कोई और विकल्प है? मयंक ने दृढ़ और स्थिर स्वर में जवाब दिया। जब भद्रा विद्यापीठ चांदपुर के गठजोड़ में शामिल हो गया तो ये साफ हो गया कि हमें कभी भी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तुमने सुना है कि लखपति ग्रुप ने पहले ही चांदपुर पर हमला किया था, और तुमने देखा है कि वे कैसे फैल रहे हैं। मुझे पता है तुमने अफवाहें सुनी हैं। अब तक चांदपुर ने भी उनकी छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह आखिरकार बदल जाएगा। मयंक ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि लखपति ग्रुप वास्तव में कितना मजबूत है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि लड़ाई कैसे आयोजित की जाती है। हम इसे खुद जीत सकते हैं और शायद इस सारी बकवास को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं कल वहां रहूंगा, कीर्ति शर्मा ने उत्साहपूर्वक कहा और फोन को धीरे से बंद कर दिया। उसी पल वह लड़कियों के रेस्टरूम में थी। उनकी कॉल को कुछ अन्य छात्राओं ने भी सुना था जो वहां तरोताजा हो रही थीं। सचमुच वे चांदपुर के खिलाफ जाने की योजना बना रहे हैं। क्या वे पागल हो गए हैं? एक लड़की ने अचानक कहा। जो सुना उससे लगता है कि कल्याणी विद्यापीठ भी लखपति ग्रुप में शामिल हो गया। दूसरी ने चहकते हुए कहा। शायद इसलिए उन्होंने अब कदम उठाने का फैसला किया। फिर भी चांदपुर के पास 5 स्कूलों का गठजोड़ है और वे स्कूल कोई मजाक नहीं है। हमारे शामिल होने के बावजूद वे क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें पश्चिमी भावरपुर से कुछ स्कूलों को शामिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और आरती, तुमने इसके बारे में बिना सोचे समझे सहमति कैसे दे दी? हमें अब अपना हिस्सा निभाना होगा। हमें ये साब छोटी ईता करना होगा कि हम आरव के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर कभी ऐसा कोई हो जिसे आरव न तो मार सके, न लात मार सके, न ही जिसे वह ठगने को तैयार हो, आरती ने एक जानकार मुस्कान के साथ जोड़ा, तो हम वही होंगे जो उनकी पीठ थपथपाएंगे।
आरती की आंखें आधे सेकंड के लिए चौड़ी हुईं, फिर सिकुड़ गईं। क्या बात कर रही हो तुम? उन्होंने जवाब दिया, उनके गालों पर हल्का सा लालपन चढ़ आया। उनके आसपास की लड़कियों ने आश्चर्य और हंसी के मिश्रण में शोर मचाया, लेकिन आरती जल्दी से दर्पण की ओर मुड़ी, अपनी संयम वापस पाने की कोशिश करते हुए। पूर्वी और पश्चिमी भावरपुर में आगामी आयोजन के लिए निमंत्रण भेजे जा रहे थे। कई लोगों के लिए ये पहली बार होगा जब वे लखपति ग्रुप को कार्रवाई में देखेंगे। कक्षाओं, कैंटीनों और गलियारों में फुसफुसाहट छा गई थी। छात्र उत्सुकता से भरे थे, अनिश्चित की क्या उम्मीद करें। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, कुछ बड़ा होने वाला था। गलियारे में 30 मिनट तक बाहर रहने के बाद जय व्यास आखिरकार वहां लौट आए जहां बाकी लोग इकट्ठा थे। उन्होंने जतिन भट्ट को देखा, जो सभी के लिए कुछ नाश्ता लाए थे। ये दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कक्षा के पीछे कोई महत्वपूर्ण गुप्त बैठक हो रही हो। जय मदद नहीं कर सके, लेकिन सोचने लगे, काश बाकी स्कूल को पता होता कि वे वास्तव में क्या चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आखिरकार जो हो रहा था उसकी खबर हर किसी तक फैल जाएगी, ये तो तय था। ठीक है, जय ने प्रवेश करते हुए घोषणा की, अपने हाथों को ताली बजाते हुए। मैंने न केवल उन सभी को फोन किया जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, बल्कि मैंने अफवाहों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, कल शाम श्यामल उद्यान में होने वाले मुकाबले की खबर बाहर है। अब तक ये तेजी से फैल रही है। ये भावरपुर के हर स्कूल के कानों तक पहुंच जाएगी। मुझे यकीन है कि लगभग हर कोई इसे देखने के लिए आएगा। जतिन भट्ट ने आगे झुककर अपनी कोहनियों को डेस्क पर टिकाया। तो क्या तुमने सोचा है कि हम इसे वास्तव में कैसे करने वाले हैं? उन्होंने पूछा। तुम चांदपुर और उनके पूरे गठजोड़ से लड़ना चाहते हो, है ना? उस गठजोड़ में कुल 5 स्कूल हैं। क्या हम सचमुच सबको साथ लाने वाले हैं? आरव शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, बाहें क्रॉस किए, विचारों में खोए हुए। उनका दिमाग उनकी पुरानी गैंग के दिनों की ओर चला गया। कभी कभी, चाहे संगठित समूहों में हो या सड़क पर गैंग्स में, विवादों को इसी तरह निपटाया जाता था। आमतौर पर कोई एक उच्च शक्ति से इसे देखरेख करने का अनुरोध करता था, कोई संगठन या कोई संगठित समूह। अगर यह सड़क पर गैंग्स के बीच होता था, उस बिंदु पर बाकी स्कूल कभी भी भरोसा नहीं करेंगे या ऐसी चीज की अनुमति नहीं देंगे। अगर एक पक्ष पीछे हट जाए या दूसरे को धोखा देने की कोशिश करे, एक और गठजोड़ बन जाएगा और यह उस पक्ष को पूरी तरह खत्म कर देगा जिसने सौदा तोड़ा। कम से कम मुझे लगता है कि ऐसा होगा। लड़ाई के बारे में आरव ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए जारी रखा, चूंकि उनके गठजोड़ में 5 स्कूल हैं, हम उनसे कहेंगे कि वे अपने 5 सबसे मजबूत लड़ाकों को भेजें, एक शर्त के साथ। उनमें से एक लड़की होनी चाहिए। तुमने जिन दूसरों का जिक्र किया, रवि शेट्टी लखपति ग्रुप का हिस्सा नहीं है, और सुरेश नायर, वे यहाँ के छात्र भी नहीं हैं। यह जरूरी है कि तुम हो। आरव अब और गंभीर स्वर में आगे झुके, सबको ये दिखाने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो, और असली लखपति ग्रुप की ताकत दिखाने के लिए, उधार की ताकत नहीं। वे और कहना चाहते थे, लेकिन रुक गए। उन्हें यकीन नहीं था कि उनके शब्द मदद करेंगे या बस और दबाव डालेंगे। हालांकि आरव ने उस दिन पहले ही अन्य छात्रों से बात की थी जब विक्रम जोशी उर्फ एजेंट डड आए थे। सभी ने देखा था कि जतिन ने उस समय कैसा प्रदर्शन किया था, और वह तब था जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को गंभीरता से लेना शुरू नहीं किया था। बाकी अपराधियों के दिमाग में कोई शक नहीं था, जतिन उनसे ज्यादा मजबूत था। लेकिन अगर आरव ने ये सब अब जोर से कह दिया, तो इसकी पूरी संभावना थी कि यह सीधे जतिन के दिमाग में चढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो वे वास्तव में मुकाबले के दौरान संघर्ष कर सकते थे। तो ये होगा हमारे 5 उनके 5 के खिलाफ। और उसके बाद, अगर कोई विजेता अभी भी अच्छी स्थिति में है, तो वे फिर से लड़ सकेंगे, इस बार जो भी बचा हो उसके खिलाफ। मैं समझ गया, जय ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम एक आकस्मिक योजना बना रहे हो। अगर सब हार गए, तो कम से कम हम में से एक अभी भी लड़ सकता है और उसकी भरपाई कर सकता है ना? लेकिन आरव, तुम्हारी और मेरी काबिलियत के बावजूद, ये भावरपुर के सबसे मजबूत अपराधी हैं। यह उस समय की तरह नहीं होगा जब हमने चांदपुर पर धावा बोला था। तुम अकेले 5 को नहीं ले सकते अगर तुम ऐसा सोच रहे हो। जय का आकलन बिल्कुल सटीक था, कम से कम अगर वे पुराने आरव की बात कर रहे थे। अभी हमें जो करना है वह ये खबर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमें चांदपुर हाई को इस आयोजन के बारे में बताना होगा, आरव ने कहा। उन्हें यह जानना होगा कि यह गंभीर है, कोई बेवकूफ़ी भरी अफवाह नहीं, जिसमें भुगतान का हिस्सा भी शामिल है। सबसे अच्छा कदम होगा कि वहां कोई जाए, जय ने जोड़ा। एक दूत
व्यक्तिगत रूप से हम दोनों पिछले बार जो हमने किया उसके बाद नहीं जा सकते। सही, आरव ने सहमति जताई। और हमें ऐसा कोई भेजना होगा जो न तो बहुत कमजोर हो न ही इतना मजबूत कि वे डर जाएं। कोई ऐसा जो जरूरत पड़ने पर भाग सके। उसी पल आरव और जय दोनों ने अपना सिर जतिन भट्ट की ओर घुमाया, जो कमरे में चुपचाप बैठे थे। मैं, जतिन ने चीखते हुए कहा, उनकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। दिन के मध्य में, जब अधिकांश छात्रों को कक्षाओं में बैठकर किताबों में सिर झुकाए या ध्यान देने का दिखावा करते हुए होना चाहिए था, एक खास छात्र गलियों में तेजी से चल रहा था, नाटकीय ढंग से हाँफते और फुफकारते हुए। मेरे लिए बस एक काम, जतिन भट्ट ने अपने सांसों के नीचे बड़बड़ाया। फुटपाथ पर एक आवारा कंकड़ को लात मारते हुए। अगर वे ऐसा कहते हैं तो क्या वे वाकई सोचते हैं कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा? उनकी आवाज में हताशा भरी थी। मैं जानता हूं कि उन दो नो ने मुझे फंसाया। वे जय को क्यों नहीं भेज सकते थे? ओह क्या? क्योंकि वह बहुत डरावना है। वह बड़ा गुलाबी दानव है। कोई उससे डरता नहीं है। जतिन के दिमाग में तस्वीरें कौंध गईं, जय की छवियां जो बिना किसी प्रयास के छात्रों को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देते थे, जैसे कि उनका कोई वजन ही न हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उन्होंने इसे होते देखा था। तथाकथित दोस्ताना दानव के लिए उसे लोगों को चोट पहुंचाने में जरूर मजा आता है। जतिन ने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया, जैसे कि उस छवि को हटाने की कोशिश कर रहे हों। और वे दोनों किसी को भी कुछ भी मनाने में सबसे खराब हैं। उन्होंने उनकी आवाजों की नकल करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम स्कूल से छुट्टी ले सकते हो जतिन। ये बिल्कुल ठीक है। फिर उनका लहजा फिर से चिढ़ में बदल गया। वे ऐसा कहते हैं जैसे मैं स्कूल के समय में पढ़ाई भी करता हूं। और कब से आरव का शिक्षकों के साथ इतना अच्छा रिश्ता हो गया कि कोई भी जब चाहे कक्षा छोड़ सकता है। जतिन ने आह भरी, उनके कंधे ढीले पड़ गए। घोषित मुकाबला कल के लिए निर्धारित था, जिसका मतलब था कि आज किसी को संदेश पहुंचाना था, और बेशक वह कोई और नहीं बल्कि वे खुद थे। जिसका मतलब था कि दुश्मन के क्षेत्र में अकेले जाना। स्कूल से कुछ ब्लॉक दूर जतिन एक सुनसान सड़क पर एक अकेले बस स्टॉप के पास खड़े थे। यह उनका अगला चेक पॉइंट था, एक और निर्देश जो उन्हें वास्तविक डिलीवरी पूरी करने से पहले पालन करना था। जब वे इंतजार कर रहे थे, एक चमकदार काली गाड़ी उनके सामने रुकी। ये महंगी लग रही थी। इस जगह के लिए बहुत ज्यादा महंगी। इस कचरे के गड्ढे में अमीर लोग। अगर मैंने कभी कोई खतरे का संकेत देखा तो ये है, उन्होंने संदेहास्पद ढंग से सोचा। वे शायद किसी को अगवा करने और उनके अंगों की तस्करी करने आए हैं। लेकिन फिर गाड़ी का दरवाजा खुला, और जैसे ही जतिन ने देखा कि कौन बाहर निकला, उनकी शंका पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गई। जतिन ने कार को करीब से जांचा। ये काफी असली लग रहा था। फिर भी उन्होंने और स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए बयान को खोला, पंक्तियों को स्कैन करते हुए, जब तक उनकी नजर बैलेंस पर नहीं पड़ी। उनका दिल धड़क गया। ये बयान सबूत के लिए है, विक्रम सिंह ने अब और गंभीर स्वर में कहा। जो कोई भी इस कार्ड की वैधता पर शक करता है, वह सीधे विश्वास बैंक में जा सकता है, उन्हें ये शीट दे सकता है, और वे इसकी पुष्टि करेंगे। कोई पहचान पत्र जरूरी नहीं, स्टैम्प सब कुछ पुष्टि करता है। ये बेकार होगा, विक्रम ने सपाट स्वर में कहा, उनकी आवाज जतिन के विचारों को चाकू की तरह काटते हुए। इस समय कोई पिन असाइन नहीं किया गया है। कल आरव वह होगा जो इसे प्राप्त करेगा। अब सब कुछ समझ में आया। कल के मुकाबले का विजेता पिन प्राप्त करेगा, और इसके साथ ही पैसे पर नियंत्रण। ये सिर्फ एक दिखावटी इशारा नहीं था, यह आरव का ऋषभ चौहान और बाकी सभी को ये साबित करने का तरीका था कि वह गंभीर है, कि पैसा असली है, और कि वह पूरी तरह से इसमें शामिल है। ये लखपति जिम का लोगो था, वही जो वे अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये संस्करण अलग था। ये जैकेट उस सामान्य जिम गियर की तरह नहीं थी जो बाकी लोग पहनते थे। नहीं, ये बड़ा, बोल्ड और ध्यान खींचने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह चाहता है कि मैं इसे पहनकर चांदपुर जाऊं। जतिन ने जैकेट को बांह की लंबाई पर पकड़ते हुए कहा। वह गंभीरता से चाहता है कि मैं पूरे स्कूल को घोषणा करूं कि मैं आ रहा हूं। विक्रम सिंह ने एक छोटा कदम पीछे लिया और जानबूझकर खांसकर अपनी गला साफ किया। वह जैकेट, उन्होंने औपचारिक स्वर में शुरू किया, केवल टीम के रेंजर्स को दी जाती है। मैं खुद भी एक बना था, विक्रम ने आगे कहा। हाँ, और मैं ऐसी जैकेट्स बाकी रेंजर्स को भी पहुंचाऊंगा। वे शांत गर्व के साथ बोले, जैसे कि यह शब्द गहरा महत्व रखता हो। जब तुम इसे पहनते हो, तुम लखपति ग्रुप के मुख्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हो। यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह एक बयान है।
तो इसे गर्व के साथ पहनो, और केवल तब जब ये वाकई मायने रखता हो। पहले तो जतिन ने सोचा था कि यह जैकेट हास्यास्पद है, कोई बड़ा फैशन स्टंट जो ध्यान खींचने के लिए था। लेकिन अब ये जानकर कि यह अपने आप में अनोखी है, इससे चीजें बदल गईं। यह उस सामान्य मर्च की तरह नहीं थी जिसे कोई भी ऑनलाइन या जिम में खरीद सकता था। ये खास थी। अचानक पहले की सारी शिकायतें उन्हें थोड़ा शर्मनाक लगने लगीं। बिना एक और शब्द कहे जतिन ने जैकेट पहन ली। ये कंधों पर थोड़ी ढीली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे ठीक किया उन्हें कुछ आश्चर्यजनक महसूस हुआ। ये वास्तव में पूरी तरह से फिट थी। सचमुच, जतिन ने एक भौं उठाते हुए कॉलर को ठीक करते हुए कहा। और इस तुम्हारे तथाकथित रेंजर दस्ते में और कौन है? मैं, जय और सुरेश, विक्रम ने जवाब दिया। अभी के लिए केवल हमें ही ये मिल रही हैं। भविष्य में समूह को बढ़ाने की योजना है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो खुद को साबित करेंगे। वे रुके, फिर से गला साफ किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रत्येक जैकेट खास तौर पर बनाई गई है। अगर तुम अपनी जैकेट के अंदर देखो। जतिन ने सामने का फ्लैप खोला, उनकी उंगलियां भीतरी परत को छू रही थीं। ये नर्म थी, शायद रेशम, लेकिन जो वास्तव में उनकी नजर को पकड़ा वह था रंग। भीतरी कोट की जेब के ठीक ऊपर कपड़े में साफ बोल्ड अक्षरों में सिला हुआ था, ठीक है, ये वाकई में थोड़ा कूल है। इस बार जैसे ही जतिन भट्ट ने विक्रम सिंह से अलग होकर सड़क पर चलना शुरू किया, उनके कदमों में एक स्पष्ट हल्कापन था। पहली बार उन्हें आत्मविश्वास जैसा कुछ महसूस हुआ। वे हर कुछ सेकंड में अपनी जैकेट के अंदर की ओर देखते रहे, उनकी उंगलियां चिकनी परत को छू रही थीं। खैर, मैं ज्यादा शिकायत नहीं कर सकता, उन्होंने सोचा। उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई। ये वाकई में अच्छे से फिट होती है, और हरा वास्तव में मेरा पसंदीदा रंग है। हालांकि ये गर्म और खुशी का पल ज्यादा देर तक नहीं टिका। आखिरकार उनके पैर उन्हें चांदपुर हाई के मुख्य द्वार तक ले आए। स्कूल ऊंचा, उदास और आमंत्रित न करने वाला खड़ा था। उनकी मुस्कान गायब हो गई। ठीक है, चलो जतिन, उन्होंने खुद से कहा। जय और आरव यहाँ पहले अकेले आए थे, और वे तो लड़ाई शुरू करने आए थे। तुम तो बस एक संदेश देने आए हो। ये तो पूरी तरह से अलग परिदृश्य है। उन्होंने अपने आप को सिर हिलाया, फिर अंदर चले गए, फिर वापस बाहर आए, फिर से अंदर चले गए। प्रवेश द्वार के सामने आगे पीछे चहलकदमी के एक छोटे चक्र के बाद जतिन ने आखिरकार एक गहरी सांस ली, अपनी मुठ्ठियां कसी और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। जैसे ही वे सामने से अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि सब कुछ कितना डरावना शांत था। दोपहर का भोजन खत्म हो चुका था। कोई छात्र आसपास नहीं टहल रहा था, गलियारों में कोई आवाजें गूंज नहीं रही थीं। लेकिन जतिन को बेहतर पता था, अगर उन्हें असली छात्रों को ढूंढना था जो पर्दे के पीछे चीजें चलाते थे, तो उन्हें ठीक ठीक पता था कि कहाँ देखना है। उनके विचार भटक गए, इसलिए नहीं कि उन्हें याद नहीं था, बल्कि इसलिए कि यादें अचानक मूसलाधार बारिश की तरह उन पर टूट पड़ीं। आरव की झलकियां, उसने उनके साथ जो कुछ किया था, और सिर्फ आरव ही नहीं। हाँ, उन्होंने महसूस किया, मैं सबसे खराब तरह का अपराधी था, वह प्रकार जो दूसरों को चोट पहुंचाने से खुद को मजबूत समझता था। अरे, एक ने अपनी आंखें सिकोड़ते छोटे ओए कहा, यह हमारे स्कूल का नहीं है, उस जैकेट के साथ नहीं, और यह कि वह हम सब में से हमारे पास सीधा आया। नहीं, इस लड़के में कुछ हिम्मत है। उसने अपनी सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया, इसे अपनी एड़ी के नीचे कुचलते हुए, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। दूसरे ने अपनी उंगलियां चटकाईं, फिर अपनी खुली हथेली में मुट्ठी मारना शुरू किया, एक ऐसी लय के साथ जो चीख रही थी, मैं कुछ तोड़ने को तैयार हूं। क्यों? इन लोगों का दिमाग में पहली चीज हमेशा लड़ाई ही क्यों होती है? जतिन ने मन ही मन चिल्लाया, अपनी बेचारी उंगलियों को एक बार तो आराम दो। मैं यहाँ ऋषभ चौहान से मिलने आया हूँ, जतिन ने जल्दी से कहा, दोनों हाथ सा मने उठाकर चीजों को शांत करने की कोशिश करते हुए। मुझे उनके लिए एक संदेश देना है, बस इतना ही। एक छात्र ने तंज कसा। और तुम्हें लगता है कि कोई भी जो दिन के बीच में चांदपुर में घुसकर ऋषभ को बुलाए, उसे बस मिल लेगा? अगर तुम्हारे पास कोई संदेश है तो हमें बता, दूसरे ने कहा। हम तय करेंगे कि यह ऋषभ के लिए परेशान होने लायक है या नहीं। ये देखो, जतिन ने तड़क कर कहा, यह कोई साधारण लखपति जिम की हुडी नहीं है। मुझे ये संदेश व्यक्तिगत रूप से ऋषभ को देना होगा। तो अब उन्हें बुला लो। लेकिन इस बार इसका उल्टा असर हुआ। अरे, ये वही हरामी है जिन्होंने पिछली बार हम पर हमला किया था। सही, वो जैकेट, वो उनमें से एक है, लेकिन वह उन दो लोगों में से नहीं है।
यह मूर्ख यहाँ अकेला आया है। चलो इसे पकड़कर ऋषभ को सौंप देते हैं। जैसे ही एक छात्र ने लात मारने के लिए अपनी टांग उठाई, जतिन ने तेज बड़ी ही से एक तरफ कदम रखा और एक साफ सुथरा जैब मारा जो उस लड़के के चेहरे पर सीधा लगा। पंच जोर से लगा, वाकई में जोर से। प्रभाव हमलावर की अपनी गति के साथ मिलकर उसे जमीन पर फिसलते हुए पीठ के बल गिरा दिया। जतिन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उनकी प्रवृत्तियां जाग उठी थीं और उससे भी ज्यादा यादें वापस आ रही थीं। उन्हें सुरेश नायर की आवाज उनके सिर में सुनाई दी। वह सबक विक्रम जोशी उर्फ एजेंट डट के साथ उस गड़बड़ के बाद की लंबी कठिन ट्रेनिंग सत्र। तुम्हें अपने जैब्स पर टिके रहना चाहिए, सुरेश ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा था। वे तुम्हारी सबसे अच्छी ताकत है, बिना किसी शक के। वे कहते हैं कि जो जैब को नियंत्रित करता है वह रिंग को नियंत्रित करता है, और तुम्हारे पास एक अच्छा जैब है। हालांकि सुरेश ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, सड़क की लड़ाइयां पूरी तरह से अलग जानवर हैं। फिर भी उन्होंने आगे कहा, बॉक्सिंग में हर किसी की ताकत और कमजोरियां होती हैं। तुम्हारा जैब वह है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जतिन ने तब उनसे सवाल किया था, मैं ऐसा कैसे करूं, और अगर मैंने किया तो क्या यह विक्रम जोशी को हराने के लिए काफी होगा? सुरेश का जवाब सरल लेकिन तीव्र था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा जैब कितना अच्छा है। पहले तुम सही फॉर्म के साथ अभ्यास करो। कोई शॉर्टकट नहीं। बहुत से लोग उस हिस्से को जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन अगर तुम गलतियों के साथ सीखते हो तो यही तुम्हारा शरीर असली लड़ाई में घबराहट के समय याद रखेगा। दर्पण का इस्तेमाल करो। गति को तब तक दोहराओ जब तक ये साफ न हो। उसके बाद फिर तुम गति जोड़ो, बार बार करते रहो, और यह वह हिस्सा है जो तुम्हें बाकियों से अलग करता है, सुरेश ने कहा था। तुम सहनशक्ति जोड़ने जा रहे हो। अगर तुम्हारा फॉर्म खराब होता है, अगर तुम्हारा जैब लापरवाह हो जाता है एक बार भी, तो 1 मील दौड़ने जाओ। यही तुम्हारी सजा है। कोई बहाना नहीं, कोई ब्रेक नहीं। तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, तुम अनुशासन बनाओगे, और मुझ पर भरोसा करो, उन दौड़ों के बाद तक छोटे उम्र कभी भी खराब जैब नहीं फेंकना चाहोगे। अंत में तुम्हारे पास गति, नियंत्रण और वह सहनशक्ति होगी जो तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी के हार मानने के बाद भी बनी रहेगी। जतिन की आंखें सिकुड़ गईं। तीसरा छात्र उन पर तेजी से आया, बेतहाशा झूलते हुए। फिर आखिरी हमलावर आया, लेकिन जतिन ने इंतजार नहीं किया। वे झुके, उसके पीछे घूम गए और एक ही तरल गति में फिर से सामने आ गए। अब उन लोगों का सामना कर रहे थे जो अब कराह रहे थे, स्तब्ध थे या जमीन पर पड़े थे। मैं लड़ना नहीं चाहता था, उन्होंने चिल्लाया। उनकी आवाज स्कूल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तो क्या कोई अब ऋषभ को बुला सकता है? उनके पीछे से एक आवाज गूंजी, शांत और मनोरंजक। जरूरत नहीं, मैं यही हूं। ऋषभ चौहान का चेहरा गंभीर और कठोर था। वह ऐसा चेहरा था जो दबाव में भी नहीं हिलता, और जैसे ही जतिन भट्ट पलटे, उन्होंने देखा कि ऋषभ अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 अन्य लड़के खड़े थे। दोनों ने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और उनकी आंखें तेज थीं, उस तरह का सहारा जो कुछ भी नहीं छोड़ता। लेकिन जो चीज जतिन को वाकई चौंकाने वाली थी, जिसने उनकी छाती को जकड़ लिया और उनकी नसों में चिंगारी पैदा कर दी, वह थी ऋषभ की शर्ट के सामने ताजा खून के दाग। लाल धब्बे लगभग गीले दिख रहे थे, जैसे कि ऋषभ ने अभी कुछ ही पल पहले इस गलियारे में कदम रखने से पहले कोई मसला हल किया हो। जो भी काम उन्होंने निपटाया था वह साफ नहीं था। अपनी आंख के कोने से जतिन ने अपने पीछे गिरे हुए स्कूल के साथियों को देखा। उनके ढीले पड़े शरीर वास्तव में सबसे अच्छा पहला प्रभाव नहीं दे रहे थे, खास कर ऋषभ जैसे किसी के सामने नहीं। जतिन का पेट मरोड़ खा रहा था। अगर यह एक परीक्षा थी तो वे असफल हो रहे थे। ओह कृपया, मुझे सिर्फ लखपति ग्रुप की ओर से एक संदेश देने के लिए भेजा गया है, जतिन ने कहा। उनके शब्द ठोकर खाते हुए निकले क्योंकि वे पीछे हटे, अपने हाथों को अनाड़ी ढंग से उठाकर हानिरहित दिखने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस यही करना चाहता था। मैं वाकई में लड़ना नहीं चाहता था। यह इशारा पहले काम नहीं आया था, लेकिन शायद इस बार अलग होगा। शायद। उनके दिमाग में एक घबराया हुआ विचार दौड़ रहा था, ये ऋषभ है, चांदपुर का मुखिया। उनके स्कूल की ख्याति हमारी तरह ही भयंकर थी। इसका मतलब है कि वह कम से कम दीपक सोलंकी जितना मजबूत है, शायद उससे भी ज्यादा। जब दीपक मुखिया था तब भी चांदपुर एकमात्र स्कूल था जो समय समय पर हमें छेड़ने की हिम्मत करता था। ऋषभ ने इंतजार किया, अपने समय का इंतजार किया, और अब जैसे ही दीपक गिरा, उसने ये पूरा गठजोड़ बना लिया।
ऋषभ ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके बीच की जगह ऐसी सिकुड़ गई जैसे गुरुत्वाकर्षण स्वयं गलियारे को मोड़ रहा हो। या तो तुम यहां आकर ऐसा करने के लिए बहुत बहादुर हो या बहुत मूर्ख, ऋषभ ने अडिग स्वर में कहा। और मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि कौन सा। जतिन ने मुश्किल से निगला, अपनी ही लार को अपने गले में अटकता हुआ महसूस किया। उन्हें नहीं पता था क्यों, लेकिन ऋषभ को बोलते हुए सुनना इतना आत्मविश्वास भरा, इतना आदेशात्मक, जतिन को ऐसा महसूस कराता था जैसे हर शब्द का वजन हो, जैसे हवा स्वयं हर बार जब ऋषभ अपना मुंह खोलता था और भारी हो जाती थी। ये किसी ग्रह की कक्षा में फंसने जैसा था, जहां से निकलना असंभव था। जतिन का हाथ कांपने लगा, एक ठंडा, असहाय कांपना जो उनकी बांह से उनकी छाती तक रेंग गया। अचानक उनके दिमाग में तस्वीरें कौंध गईं, जीवंत, क्रूर यादें जिसमें वे जमीन पर पड़े थे। विक्रम जोशी उर्फ एजेंट डट के मुंह के बार बार बरस रहे थे, प्रत्येक प्रहार दर्द और अपमान के साथ गूंज रहा था। वे लगभग अपनी त्वचा पर फिर से उभरते नीलों को महसूस कर सकते थे। ऋषभ ने बेशक ये देख लिया। उनके होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़े और उनकी हंसी तेज और इतनी जोरदार थी कि गलियारे में कुछ सिर उनकी ओर मुड़ गए। क्या हुआ? सिर्फ कुछ शब्दों से डर गए, ऋषभ ने तंज कसते हुए कहा। उनकी आंखें चुनौती के साथ चमक रही थीं। उनके पीछे के लड़कों ने हंसते और ताने मारते हुए, उनकी आवाजें दीवारों से टकरा रही थीं। तुमने मेरे दोस्तों को पीटा और अब तुम ही कांप रहे हो। एक कांपती सांस लेते हुए जतिन ने अपनी जेब में हाथ डाला, सावधानी से मुड़े गए लिफाफे को टटोला। उन्होंने इसे निकाला, उनकी गतियां कठोर लेकिन दृढ़ थीं, और फिर इसे फर्श पर फेंक दिया। लिफाफा फिसलते हुए ऋषभ के पैरों के पास रुका। ऋषभ तेज था, लगभग बहुत तेज। उसने लिफाफे को हवा में एक सहज झटके के साथ पकड़ लिया। उसने एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लिफाफे को फाड़कर उसने एक पत्र और उसके अंदर एक बैंक कार्ड पाया, जो फ्लोरोसेंट रोशनी में चमक रहा था। मुझे यकीन है तुमने अफवाहें सुन ली होंगी, जतिन ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए, भले ही उन्हें अपना दिल अपने कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। लखपति ग्रुप एक लड़ाई का सुझाव दे रहा है, हमारे दोनों समूहों के बीच की इस पूरी स्थिति को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका। उन्होंने निगला, हर नजर का वजन महसूस करते हुए। कल गौरव उद्यान में कोर्ट पर हम चीजों को सुलझा लेंगे। दोनों पक्ष अपने 5 सबसे अच्छे लड़ाकों को चुनेंगे। हारने वाले को अपना समूह बंद करना होगा, कोई दूसरा मौका नहीं। ऋषभ के पीछे एक छात्र ने तंज कसते हुए कहा, अपनी जबान को रोक नहीं पाया। अरे, क्या तुम मूर्ख हो या कुछ और? हम इसके लिए क्यों सहमत हो? हमारा गठजोड़ 5 स्कूलों का है, हम हर तरह से तुमसे बड़े हैं। अगर हम चाहें तो तुम सबको एक बार में खत्म कर सकते हैं। लेकिन जतिन ने बस मुस्कुराया, अपनी नाक के किनारे को रगड़ते हुए। यह इशारा आकस्मिक था लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। जरूर, अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता तो तुम लोग पहले ही हमला कर चुके होते, है ना? इस तरह हम हर किसी को चपेट में लिए बिना चीजों को खत्म करते हैं। वे आगे झुके, उस छात्र की आंखों में आंखें डालते हुए जिसने विरोध किया था। और अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम्हें कभी भी जीतने का भरोसा ही नहीं था। भावरपुर के हर स्कूल को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, तो हर कोई देखेगा कि यह कैसे होता है। और ऋषभ के हाथ में जो अभी है, यही तुम्हारा इसे स्वीकार करने का कारण है। पैसा, और वह भी इतनी बड़ी रकम। ऋषभ ने भौहें उठाते हुए फिर से बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए कहा, ये किस लिए है? क्या ये हमें तुम लोगों से लड़ने से रोकने के लिए है? तुम चाहते हो कि हम हार मान लें, या क्या? जतिन लगभग हंस पड़े। सचमुच, यह शायद एक बेहतर समाधान होता। क्या आरव सिर्फ सबको अपनी तरफ खरीद नहीं सकते थे और दिन को समाप्त नहीं कर सकते थे? लेकिन बात यह नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया, उस विचार को चिपकने से पहले हटा दिया। नहीं, जतिन ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में जवाब दिया। अगर तुम जीतते हो तो न केवल लखपति ग्रुप हमेशा के लिए भंग हो जाएगा, बल्कि आरव तुम्हें उसका अटक आप इन देगा ताकि तुम पूरी रकम तक पहुंच सको। हर आखिरी पैसा। उन्होंने अपने शब्दों को हवा में लटकने दिया, फिर बात को और पुख्ता किया। हर कोई देख रहा होगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि भावरपुर के हर स्कूल को इसकी घोषणा हो, ताकि कोई यह न कह सके कि उसने पीछे हट लिया या अपना वचन तोड़ा। सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। हमें कैसे पता कि यह सब असली है? एक अन्य सदस्य ने बोल उठा, उसकी आवाज में अविश्वास की झलक थी। आरव को इतना पैसा कहां से मिला होगा? जतिन जवाब के लिए तैयार थे। इस पर बैंक की मोहर है।
भले ही तुम खाता धारक ना हो, तुम बैंक जा सकते हो और पुष्टि कर सकते हो कि यह असली है। लगता है आरव ने दीपक जो भी कारोबार चला रहा था उस पर हाथ डाल लिया। ऋषभ ने जोर से सोचते हुए कहा, उसका लहजा लगभग प्रशंसनीय था। मैं हमेशा उत्सुक था कि दीपक पर्दे के पीछे क्या कर रहा था। शायद जब मैं ये लड़ाई जीतूंगा तो मुझे खुद पता चल जाएगा। वह रुका। उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गया। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं जिनका ध्यान रखना है। ऋषभ ने अपनी उंगली उठाई जैसे कोई जज फैसला सुना रहा हो। उसने उसे सीधे जतिन की ओर इशारा किया। पहला, मुझे तुम्हें यहां जो किया उसके लिए जवाब देना है। दूसरा, मुझे इस पूरे मामले के लिए कुछ बीमा चाहिए। इसे पकड़ो। जतिन भट्ट के मन में पहले से ही यह आशंका थी कि ऐसा हो सकता है। सच कहें तो जैसे ही वे चांदपुर हाई के क्षेत्र में कदम रखे उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। इसलिए जैसे ही उन्होंने अपना आखिरी संदेश दिया उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे तेजी से पलटे और भाग खड़े हुए, बिना पीछे मुड़कर ये देखे कि उनके चेहरों पर क्या भाव थे। चांदपुर हाई के लड़कों ने भी जरा सा हिचकिचाया नहीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि जतिन भाग रहे हैं वे उनके पीछे भेड़ियों के झुंड की तरह लपके, जैसे शिकार की गंध मिल गई हो। बाकी समूह उनके ठीक पीछे था। उनके कदम कंक्रीट पर धमक रहे थे क्योंकि वे जतिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जतिन ने रुककर उत्सव मनाने की जहमत नहीं उठाए, उन्होंने बस एक गहरी सांस ली। उनका दिल उनकी छाती में धड़क रहा था और फिर से दौड़ में झोंक दिया। अपनी टांगों को हद तक धकेलते हुए फुटपाथ पर तेजी से भागे। उसे भागने मत दो, ऋषभ चौहान ने पीछे से चिल्लाया। ओ न की आवाज हंगामे को चीरती हुई। वह बस भाग रहा है, उसके पीछे रहो, वह जल्द ही थक जाएगा। पीछा और बेताब होता गया, हर सेकंड के साथ और ज्यादा हताश। यहां तक कि जब जतिन ने आखिरकार स्कूल के मैदान का किनारा पार किया तब भी वे पीछे की चीख पुकार सुन सकते थे। सड़कों पर उनका पीछा करते हुए आकृतियों को देख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वे खुद को और आगे धकेलते गए, सांस लेने के लिए हांफते हुए पीछे मुड़कर देखते, उन्हें कुछ दिखाई देने लगा। एक एक करके उनके पीछा करने वाले पीछे रह गए, उनकी ऊर्जा कम होने के साथ पीछा छोड़ रहे थे। और दूसरा कारण, वह सब सुरेश नायर की सख्त सजाओं की वजह से था। हर बार जब जतिन गड़बड़ करते, हर बार जब उनकी तकनीक थोड़ी भी खराब होती, उन्हें 1 मील दौड़ना पड़ता था। कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस वे और सड़क। समय के साथ उन सजाओं ने सिर्फ उनकी तकनीक को सुधारने से ज्यादा किया था। उन्होंने सहनशक्ति का ऐसा आधार बनाया था जिसका अधिकांश हाई स्कूल छात्र सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो भले ही जतिन थक गए हों, सचमुच थक गए हों, वे फिर भी चलते रह सकते थे, जैसे कि वे अब कर रहे थे, बाकियों को धूल चटाते हुए। आखिरकार ऋषभ ने फिसलते हुए रुक गए, अपने घुटनों पर हाथ टेकते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगे। उनकी छाती जैकहैमर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी और उनकी शर्ट पसीने से चिपक गई थी। वे जतिन को देख भी नहीं पा रहे थे। वह लड़का सड़कों में गायब हो चुका था। 1 मिनट बाद बाकी छात्र उनके पास पहुंचे। जब मैं इस आरव शख्स के खिलाफ जाऊंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे अपने जीवन का सबसे जोरदार मुक्का खाने का एहसास हो। और अगर लखपति ग्रुप ने अपने सबसे अच्छे लोगों को यहां भेजा, मुझे लगता है कि हम कल उससे मिलेंगे। जतिन अंत में स्कूल सुरक्षित लौट आए थे। उन्होंने अंदर कदम रखने से पहले अपनी जैकेट उतारी और बिना समय गंवाए बाकियों को सब कुछ समझाया जो हुआ था। हर तरह से ये पूरी तरह से सफल रहा। जतिन खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने डींग मारना शुरू कर दिया कि कैसे उन्होंने सैकड़ों छात्रों से बच निकलने में कामयाबी हासिल की जो उनका पीछा कर रहे थे, और उनके अनुसार उन्होंने रास्ते में कम से कम 50 को धूल चटा दी थी। वे इतने गर्व में थे कि उन्हें ये चिंता भी होने लगी कि चांदपुर हाई शायद बड़ी लड़ाई के लिए ना आए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके प्रदर्शन को देखकर डर गए हों। जय व्यास आगे बढ़े और अपने दरवाजे के बाहर रखा एक बड़ा चौकोर डिब्बा देखा। उन्होंने झुककर इसे उठाया और अंदर ले आए। इसे किचन काउंटर पर रखकर उन्होंने ढक्कन खोला और तुरंत लखपति ग्रुप के बोल्ड अचूक लोगों ने उनकी आंखों में सीधे ताक लिया। जय ने डिब्बे से कपड़ा निकाला और उसे ऊपर उठाया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, ये बिल्कुल उनके नाप का था। कपड़ा प्रीमियम लग रहा था, कुछ भी जो उन्होंने पहले कभी छुआ था उससे बेहतर, निश्चित रूप से उस सस्ते जिम कपड़े जैसा नहीं जो वे पहनने के आदी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जैकेट को पलटा, उनका चेहरा अचानक बदल गया। रुको, क्या अंदर का हिस्सा गुलाबी है? शहर के उस पार विक्रम सिंह अपनी गाड़ी में लौट आए थे। वे पैसेंजर सीट पर सरक गए, उनके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी।
उन्होंने डिब्बा खोला और उसमें लखपति ग्रुप की जैकेट पाए, जो बाकियों की तरह ही डिजाइन में थी। इसे ऊपर उठाकर उन्होंने डिजाइन का अध्ययन किया। ये बिल्कुल उनके सामान्य स्वाद के अनुसार नहीं था। विक्रम उस तरह के व्यक्ति थे जो तेज रेखाएं और सूक्ष्म सुंदरता पसंद करते थे। फिर भी उन्होंने इसे एक निष्पक्ष मौका दिया। जैसे ही उन्होंने जैकेट को पलटा और रेशमी अंदरूनी हिस्से की झलक देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने इसे निकाला और इसे पलटकर सावधानी से निरीक्षण किया। जब उन्होंने अंदरूनी परत को देखा, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान रेंग गई। ये लाल था। हाँ, ये बच्चे, सुरेश नायर ने हंसते हुए कहा। वे वाकई में कुछ पागलपन भरी चीजें लेकर आते हैं। उनकी उंगलियां जैकेट के अंदरूनी हिस्से पर फिरीं जब उन्हें कुछ याद आया जो आरव ने एक बार उनसे कहा था। तुम मेरे लाल रेंजर हो। सुरेश फिर से हंसे, सिर हिलाते हुए। लगता है वह गंभीर था आखिरकार। उन्होंने कहा, लेकिन अब यह मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। लाल तो आमतौर पर लीडर का रंग होता है ना? तो आरव ने अपने लिए कौन सा रंग चुना होगा? मुकाबले की शाम आखिरकार आ गई थी और भावरपुर के छात्र इसे महसूस कर सकते थे। हवा में एक बिजली जैसी गूंज थी जो उनकी त्वचा पर स्थैतिक बिजली की तरह नाच रही थी। आखिरी बार ऐसा आयोजन कब हुआ था? कुछ ऐसा खुला, सार्वजनिक और पूर्व से पश्चिम तक लगभग हर स्कूल में चर्चा का विषय। बहुत समय हो गया था और यही वजह थी कि कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था, चाहे अफवाहें सही हो या नहीं। हर स्कूल, चाहे उनकी पक्षधरता या निष्ठा कुछ भी हो, इस गवाही के लिए पहुंच गया था। पश्चिम भावरपुर के अधिकांश अपराधी पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन परेशानी खड़ी करने या हंगामा मचाने के बजाय उन्होंने किनारे पर रहना चुना, चुपचाप निगरानी करते हुए। कुछ तो जल्दी ही चले गए। चीजें शुरू होने से पहले गड़बड़ शुरू नहीं करना चाहते थे। हर तरफ से छात्र बास्केटबॉल केज के बाहर इकट्ठा होने लगे, आगामी लड़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह हथियाने की कोशिश में। प्रत्याशा इतनी गहरी थी कि उसे चखा जा सकता था। जून की गर्मी का मौसम था। भले ही शाम के 6 बज चुके थे, सूरज अभी भी आसमान में टिका था, हर चीज को गर्म सुनहरी चमक में नहलाए हुए। प्रत्येक स्कूल अपने साथ लगभग 8 छात्र लाया था, कुछ कम या ज्यादा। वे भीड़ भाड़ की शिकायत का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे और नेताओं ने सुनिश्चित किया कि चीजें नियंत्रण में रहें। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैलने लगी। समूहों के बीच छोटी छोटी बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि नजरें भीड़ में जानी पहचानी शक्लों, प्रतिद्वंद्वियों और उन नामों को खोज रही थी जो कहानियां बन चुके थे। पश्चिम के स्कूलों ने पहले पूर्व के साथ ज्यादा उलझने की वजह नहीं थी, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र पहले से ही एक युद्ध क्षेत्र था। पूर्व की तरह पश्चिम के स्कूल भी लगातार टकराते रहते थे, लड़ाइयों और झगड़ों के अंतहीन चक्कर में फंसे हुए। लेकिन समय के साथ 2 व्यक्ति इस अराजकता से ऊपर उठने में कामयाब रहे, अपने बैनर तले कई स्कूलों को एकजुट करते हुए। पहला था यारहा प्रणव देसाई। अपने छोटे बज़ कट बालों और भारी काले चमड़े की जैकेट के लिए जाना जाता था, जिसे वह मौसम चाहे जो हो हमेशा पहनता था। यहाँ तक कि अब पृष्ठभूमि में उसकी मोटरसाइकिल कोर्ट के किनारे पर एक सिंहासन की तरह खड़ी थी। कोई उसका छूना तो दूर, चुराने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी मौजूदगी ही ज्यादातर लोगों को पीछे हटने के लिए काफी थी। क्या तुम इस बात पर एक दोस्ताना शर्त लगाना चाहोगे कि यह मुकाबला कौन जीतेगा? यारहा एकनाथ पाटिल ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उन्होंने ऋषभ चौहान की ओर देखा। ये ऋषभ होगा, चांदपुर हाई से। मैं खुद उस लड़के से कुछ बार भिड़ चुका हूँ। हमने कुछ मुंह के बदले, और मैं तुम्हें बता दूं, उसकी उम्र में कोई उससे ज्यादा जोर से नहीं मारता। उसका एक साफ मुक्का और तुम काफी देर तक नहीं उठ पाओगे। यारहा प्रणव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ऋषभ चतुर है, उसे ऐसा घोंसला हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब यह नया लड़का सामने आया है, मुझे लगता है कि वे सारी अफवाहें आखिरकार कोई मायने नहीं रखती। एकनाथ हंसने लगे। उनके कंधे हंसी के साथ कांपने लगे। मैंने भी गौर किया। चांदपुर के अधीन वाले पश्चिम के कुछ स्कूल उनके बारे में बात कर रहे थे कि वे कितने मजबूत हैं। यारहा रितेश मोरे, राइनोचा। वह लड़का क्रिकेट खेलता था। एक बार जब वह चल पड़ता है, वह किसी भी चीज के लिए नहीं रुकता। यह एक ट्रेन को टैकल करने जैसा है। फिर यारहा भक्ति शाह है, टैंडरैट। मैंने कहानियां सुनी हैं। उसके लंबे, नुकीले नाखून हैं। कुछ कहते हैं कि उसने एक लड़ाई में गलती से एक लड़की की आंख निकाल दी थी। और सच कहूं, कभी कभी लड़कियों से लड़ना लड़कों से आमने सामने भिड़ने से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं स्कूलों को तो जानता हूं, लेकिन उनके सदस्यों को नहीं।
सरिता अकादमी सुंदर लड़कियों और बनने वाले इन्फ्लुएंसर्स से भरी है जो हमेशा अपने फोन पर रहते हैं या ड्रामे के बारे में पोस्ट करते हैं। और क्षितिज विद्यापीठ, वह जगह पैसे वालों से भरी है, बस अमीर बच्चों का जमावड़ा। उनके पास भी अपराधियों का हिस्सा है, लेकिन लड़ाई वे वास्तव में इसके लिए नहीं जाने जाते। सच कहूं, मुझे लगता है कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे अफवाहों की बात करें, एकनाथ ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, जैसे अभी कुछ याद आया हो। मैंने सुना है कि इस लड़ाई के लिए 1 करोड़ रुपये दांव पर हैं। क्या ये सच है? प्रणव ने इस पर दोनों भौहें उठाईं, वास्तव में आश्चर्यचकित। अगर किसी हाई स्कूलर के पास इतना पैसा है तो वे यहाँ लड़ाई में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसी समय भीड़ में हलचल शुरू हो गई। कोर्ट पर और लोग पहुंचने लगे थे। भावरपुर के पश्चिमी हिस्से के सभी स्कूल इकट्ठा हो चुके थे और उनमें से 5 स्कूलों ने चांदपुर हाई के साथ गठजोड़ बनाया था। प्रत्येक स्कूल के नेताओं ने अपने सबसे काबिल छात्रों का एक छोटा समूह साथ लाया था। वे अद्र में बने बड़े केज के चारों ओर फैले हुए थे। उनकी नजरें सामने टिकी थीं, तनावपूर्ण प्रत्याशा में इंतजार कर रहे थे। वे सभी एक जैसे कपड़ों में थे, बिल्कुल वर्दी नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से समन्वित। यह किसी भी मानक स्कूल वर्दी जैसा नहीं दिखता था। अगर कुछ था तो कपड़े जिम या एथलेटिक वियर जैसे थे, स्टाइलिश, चिकने और सामान्य स्कूल दिन के लिए ज्यादा कूल। अरे क्या वे सरिता अकादमी की लड़कियां नहीं हैं? किसी ने फुसफुसाया, आंखें चौड़ी करके। कमाल है, वे उन कपड़ों में गजब लग रही हैं, एक और छात्र ने बड़बड़ाया। मैं उन्हें कुछ समय से भारत स्नैप्स पर फॉलो कर रहा हूं, लेकिन वे असल में और भी बेहतर दिखती हैं। रुको, यही बात है। स्पॉन्सर्ड गियर तो लड़कों का क्या? और रुको, मुझे लगा सरिता अकादमी सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। उनके साथ लड़के क्यों हैं? क्योंकि वे सभी सरिता अकादमी से नहीं हैं, बेवकूफ। किसी ने सुधारा, वे लड़के क्षितिज विद्यापीठ से हैं। केज के आसपास के कई छात्रों ने अभी तक एक और एक जोड़कर 2 नहीं बनाया था। उन्होंने आरव शर्मा के नेतृत्व वाले समूह और शहर भर में फैल रही एथलेटिक वीर की बढ़ती ब्रांड के बीच संबंध नहीं जोड़ा था। बेशक उन्होंने अफवाहें सुनी थीं, गलियारों में फुसफुसाहट और सोशल मीडिया पर झलकियां, लेकिन कुछ ही लोगों ने पूरी तरह से बिंदुओं को जोड़ा था। कुछ छात्रों ने इसे समझ लिया था, लेकिन सभी नहीं। अब सरिता अकादमी और क्षितिज विद्यापीठ के छात्रों को एक ही तरह के कपड़े पहने देखकर धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है, या रहा प्रणव, देसाई ने किनारे से देखते हुए सोचा। वे सभी एक ही गियर क्यों पहन रहे हैं? इसे ऐसे क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जैसे कोई बड़ा स्पॉन्सरशिप डील हो? क्या यहाँ कुछ बड़ा चल रहा है? आयोजन स्थल की ओर जाते समय रहा आरती कदम और उनकी लड़कियों का समूह अचानक रहा मयंक शिंदे और उनके लड़कों के समूह से टकरा गया था। चूंकि वे सभी एक ही प्रयास का हिस्सा थे, जो भी पागलपन सामने आने वाला था उसमें एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने साथ साथ चलने का फैसला किया। इससे तनाव थोड़ा कम हुआ, बस थोड़ा सा। दोनों समूहों के बीच नर्वस ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, बजाय इसके कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अकेले बढ़े। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, वह छोटी सी राहत छिन गई। आरती और मयंक दोनों ने क्षेत्र का जायजा लेते ही भयभीत चेहरों के साथ एक जैसे भाव दिखाए। जगह पहले से ही छात्रों से भरी हुई थी। एक के बाद एक स्कूल पहले ही पहुंच चुके थे। बातचीत, प्रतिद्वंद्विता और अपेक्षाओं के डरावने समूह बनाते हुए। वह कहाँ है? मयंक ने बड़बड़ाया, उनकी आवाज में घबराहट बढ़ रही थी। वे लोग कहाँ हैं? क्या उन्हें पहले से यहाँ नहीं होना चाहिए था? मेरा मतलब है, उन्होंने इस पूरे आयोजन की योजना बनाई थी, तो कम से कम उन्हें हमसे पहले तो यहाँ होना चाहिए, है ना? है ना? आरती को नहीं पता था कि क्या कहना है। वह चुपके से यही उम्मीद कर रही थी कि आरव वहां होगा, अपनी उस शांत, नियंत्रित मौजूदगी के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। लेकिन अब जब उसका कोई निशान नहीं था, बिना अपने नेता के वे क्या करने वाले थे? और मैंने ये बेवकूफ़ी भरी वर्दी भी पहनी, मयंक ने एथलेटिक शर्ट के किनारे को खींचते हुए जोड़ा। जैसा उसने हमें बताया था, मुझे लगने लगा है कि हम सबके पैसे ठग लिए गए। एक साथ समूह उस बड़े केज के एक तरफ चला गया जो लड़ाइयों के लिए बनाया गया था। उनके सामने दूसरी तरफ चांदपुर और उनके सहयोगी गिरोह खड़े थे, स्पष्ट रूप से आराम से, स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास से भरे। ऋषभ चौहान पहले बोले, उनकी आवाज शोर को चीरती हुई। अरे तुम बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने मयंक पर नजरें टिकाते हुए चिल्लाया। क्या तुम सचमुच हमें इंतजार करवाने वाले हो? तुम ही लोग हो जिन्होंने इस पूरे आयोजन को व्यवस्थित किया। अगर वे यहाँ नहीं हैं तो तुम्हें अभी अपने दल से 5 लड़ाके चुनने होंगे और आगे आना होगा।
मैंने तुमसे कहा था कि यह अच्छा विचार नहीं था, मयंक ने सांसों के नीचे कहा। भले ही हम अपने 5 को भेज दें उनके खिलाफ, ये हारा हुआ मामला होगा, तुम्हें पता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम इंतजार करते रहेंगे? ऋषभ ने केज के उस पार से चिल्लाया, स्पष्ट रूप से उनके होंठ पड़ते हुए। मैं तुम्हें फुसफुसाते देख रहा हूं, मछली जैसे होंठ। हमने सिर्फ इसलिए अपने नंबर कम किए ताकि यह निष्पक्ष हो। अगर तुम अगले 60 सेकंड में उस केज में 5 लड़ाके नहीं डालते तो हम खुद आकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। एक और मुलायम लेकिन आकर्षक गुलाबी। क्या तुम्हें नहीं पता? जतिन भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वे करीब आए, मुख्य पात्र हमेशा आखिरी में आते हैं। क्या बकवास है, सामने के एक छात्र ने चिल्लाया, बेहतर देखने के लिए आंखें सिकुड़ते हुए। क्या उन्होंने अपने साथ एक वयस्क को लाया? यह क्या है? मुझे लगा ये स्कूल की लड़ाई है, कोई रैंडम आदमी बीच में नहीं कूद रहा। अरे अरे, सुरेश नायर ने वापस चिल्लाया, स्पष्ट रूप से नाराज। मैं तुमसे इतना ज्यादा बड़ा नहीं हूं। और जानकारी के लिए, मैं लड़ भी नहीं रहा। मैं यहां सिर्फ समूह का हिस्सा बनकर आया हूं, ठीक है? जैसे जैसे वे बात करते रहे, ज्यादा से ज्यादा छात्र आपस में बड़बड़ाने लगे, नजरें भीड़ में इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ गड़बड़ थी। ये लखपति ग्रुप आखिर था क्या, या कौन? वह यहां होगा, जतिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हमें अभी तक उससे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन वह निश्चित रूप से आएगा। एक चिकनी शानदार काली गाड़ी सीधे पार्क में चली आ रही थी। इसके टायर रास्ते पर बिना नियमों या सड़क संकेतों की परवाह किए चरमराते हुए। यहां गाड़ी क्यों चली आ रही है? प्रणव ने भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया। अब क्या हो रहा है? और उसमें से एक और शख्स बाहर निकला, जिसने वही हस्ताक्षर वाली वर्दी पहनी थी जो बाकियों ने। सिर्फ इस बार जब हवा ने उसकी जैकेट को पकड़ा तो उसकी परत चांदी की तरह चमक उठी। मैं अब आप सभी को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, विक्रम सिंह ने घोषणा की, अपने हाथों को फैलाते हुए। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उनकी आवाज भीड़ तक पहुंचने के लिए गूंज रही थी। लखपति ग्रुप के नेता। जब गाड़ी मैदान पर रुकी, एक चिकनी शानदार मॉडल जो दोपहर की धूप में लगभग चमक रही थी। छात्र अपनी नजरें हटाने में असमर्थ थे। उनके दिमाग में सवालों की गूंज थी, जंगली अनुमान माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे। क्या वह भी लखपति ग्रुप का हिस्सा है? एक और ने उलझन में पूछा। वे पहले से ही यह अजीब मान रहे थे कि लखपति ग्रुप एक वयस्क को साथ लाया था। अब 2 थे। रहस्य और गहरा हो गया। फिर एक आवाज आई, जोरदार, स्पष्ट और बोल्ड, आत्मविश्वास से भरी। जब ड्राइवर ने कुछ ऐसा घोषित किया जो उनके लिए बिजली की तरह टकराया। कुछ पल पहले लखपति ग्रुप के नेता से मिलने का विचार महज एक क्षणिक जिज्ञासा था। वे सभी जानते थे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ऋषभ चौहान और बाकियों का सामना करने आ रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। बस एक और छात्र, बस एक और मुकाबला। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। लगता है उसने आखिरकार यह छिपाना बंद कर दिया कि वह वास्तव में कौन है, सुरेश नायर ने उनके बगल में कहा। उनके होठों के कोनों पर एक छोटी सी मुस्कान खींच रही थी। उन्होंने नहीं भूला था, ये वही लड़का था जिसने बिना हिचकिचाहट के उनके कर्जे चुकाए थे, जिसने उन्हें उनके सब से निचले पल में बचाया था। सुरेश उनके प्रति जीवन भर के आभार के ऋणी थे, और वे इससे जानते थे। मुझे उन्हें दिखाना होगा, आरव शर्मा ने सोचा। उन्हें दिखाना होगा कि लखपति ग्रुप का हिस्सा होने का वास्तव में क्या मतलब है। ये जीवन कैसा दिखता है। जैसे नकार फसल की दुनिया में क्रोनो ने मेरी आंखें खोली, वैसे ही मुझे इन सभी छात्रों के लिए करना होगा। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी उनकी बेमिसाल लाल बाल, जब वो आकाश के खिलाफ एक ज्वाला की तरह रोशनी को पकड़ रहे थे। फिर आई वर्दी, लखपति जैकेट, जो तुरंत उन्हें उनमें से एक के रूप में चिन्हित करती थी। लखपति ग्रुप के अन्य रेंजर्स द्वारा पहनी गई जैकेट्स एक खास शैली का पालन करती थी, बाहर से गहरा नीला जो लगभग काला था, उनके हस्ताक्षर लोगों के साथ, और एक आंतरिक परत जो रंग का कंट्रास्ट लाती थी। ज्यादातर लोग दूर से उन्हें काला मान लेते थे, लेकिन करीब से नीला रंग स्पष्ट था। उनकी जैकेट पूरी तरह से शुद्ध काली थी, हर तरफ, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर की परत भी। कहीं भी नीले रंग का जरा सा भी संकेत नहीं था। यह ऐसा था जैसे अंधेरा हर धागे में समा गया हो, और पीठ पर साहपूर्वक उकेरा गया लखपति लोगो तेज आकर्षक लाल रंग में उभर रहा था। ये कंट्रास्ट उन्हें और भी विशिष्ट बनाता था। उनकी सफेद शर्ट काले रंग के नीचे लगभग चमक रही थी, और उनके जीवंत लाल बाल पूरी शक्ल को और तीव्र और आज्ञाकारी बनाते थे। उनके ठीक पीछे विक्रम सिंह बाहर निकले और धीरे से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। फिर आरव के बगल में चुपचाप खड़े हो गए,
एक कदम पीछे, जैसे कोई बॉडीगार्ड या अपने राजा के बगल में वफादार नाइट। कुछ लोग तेज जलन का दंश महसूस किए बिना नहीं रह सके। आरव की जगह पर होना, उस शक्ति और आत्मविश्वास के आभामंडल में चलना जो वह बना रहे थे, उसका जरा सा स्वाद भी उनकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता। अब यह साफ था कि वह सिर्फ एक और छात्र नहीं थे, वह पूरी तरह से कुछ और थे। मैं अब इसे मानने लगा हूं, या रहा, एकनाथ पाटिल ने जवाब दिया, अभी भी विस्मय में, लेकिन गंभीरता से। ये लड़का कौन है? क्या वह कोई अमीर बच्चा है या कुछ और? अगर वह है, तो वह उस स्कूल में भी क्यों जा रहा है? अगर पुरस्कार राशि की अफवाह सही थी, तो शायद दीपक सोलंकी के बारे में अफवाहें भी सही थीं। दीपक, वह राक्षसी छात्र जिसे कोई नहीं मानता था कि हराया जा सकता है, फिर भी इस लड़के ने ऐसा किया था। क्या तुम लोग भावर रेंजर्स के बारे में ज्यादा जानते हो? मेरा मतलब है भावर रेंजर्स, सॉरी, जय व्यास ने बीच में काटते हुए कहा। उनकी बाहें उनकी छाती पर कसकर मुड़ी हुई थीं, उनका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। कभी कभी काला रेंजर बुरा आदमी होता था, दूसरी बार वे टीम के अस्थायी सदस्य होते थे, लेकिन वे हमेशा जटिल होते थे। वे बस साफ स्लेट के साथ नहीं आते थे, हमेशा कुछ गहरा चल रहा होता था। शायद आरव ने रंग को बस यूं ही चुना, या शायद नहीं। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो काला उनके लिए सही है। उनके पास वह रहस्यमयी स्तरित मौजूदगी है, उनमें वह सब है जो वे दिखाते नहीं। अब तक आरव केज के अपने हिस्से तक पहुंच चुके थे, जहां कई अन्य लोग जमा हो गए थे। उन्होंने क्षितिज विद्यापीठ, यारहा मयंक शिंदे और यारहा ची राग राउत से समर्थन के लिए आए सहयोगियों को एक संक्षिप्त संयमित सिर हिलाया। उनमें से प्रत्येक ने सम्मान और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ इशारा वापस किया। फिर उनकी नजरें यारहा आरती कदम पर पड़ीं। उन्होंने उसे भी एक सूक्ष्म सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, उनकी नजरों से बचते हुए। क्या तुम्हें सचमुच इतनी देर से ऐसी गाड़ी में आना था? आरती ने बड़बड़ाया, अपनी घबराई हुई अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश करते हुए। रुको जरा, चिराग ने कहा, उनकी आंखें चौड़ी हो रही थीं। मुझे मत बताओ कि हमारा सारा बजट उस गाड़ी की किश्तों में जा रहा है। मैं यहाँ हूँ, आरव ने मैदान के पार अपनी आवाज को गूंजते हुए चिल्लाया, तेज और उद्देश्यपूर्ण। तो चलो इसे शुरू करते हैं। जब लखपति ग्रुप का मुखिया आखिरकार पहुंचा, बेशक देर से, तब तक ज्यादातर छात्र आपस में फुसफुसाने लगे थे। कुछ को लगा कि शायद वह भाग गया होगा, शायद दबाव ने उसे तोड़ दिया था और उसने ये सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए रचा था, केवल तब गायब हो गया जब ये वाकई मायने रखता था। लेकिन जैसे ही आरव शर्मा कोर्ट पर कदम रखा, वे सारी अफवाहें हवा हो गईं। उसके चलने का तरीका, जानबूझकर सिर ऊंचा, और उससे निकलने वाला आत्मविश्वास ये साफ कर देता था। यह कोई लड़ाई से डरने वाला शख्स नहीं था। आरव शांत, संयमित और तैयार था। वह यहाँ भागने नहीं आया था, वह यहाँ एक बयान देने आया था। इससे पहले कि उसका बाकी समूह बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंचता, जो एक ऊंचे धातु के केज से घिरा हुआ था, आरव पहले ही चल पड़ा था। वह सीधे दरवाजे तक गया और बिना हिचकिचाहट के उसे धक्का देकर खोल दिया। अकेले अंदर कदम रखते हुए, पीछे रहो, आरव ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। केंद्र में पहुंचकर वह रुका, अपनी चिकनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। उसमें से उसने एक लिफाफा निकाला और उसे हवा में ऊंचा उठाया ताकि बाढ़ के पीछे से देख रहे हर जोड़ी आंखें उसे देख सकें। लिफाफे ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। आज यहां आने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, आरव ने कहा। उनका लहजा बस ज्यादा सम्मानजनक था। मैं इसकी कदर करता हूं। भले ही यह आपकी समस्या नहीं है, मैं चाहता था कि आप यहां हो। जो होने वाला है उसे देखने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो रेफरी की तरह काम करने के लिए। ये कहते हुए उसने लिफाफा सौंप दिया। प्रणव देसाई ने उसे लिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि उनकी उंगलियां लिफाफे के चारों ओर बंद हुई। भीड़ में एक बड़बड़ाहट फैल गई और आरव ने चुप्पी के लिए अपना हाथ हवा में उठाया। यहां मौजूद हर कोई इस समझौते का गवाह है। अगर हारने वाले अपने वचन से मुकरने की कोशिश करते हैं, तो अपने बगल में खड़े लोगों को देखो। अगर वे अब इस वादे का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम उन पर फिर कभी भरोसा कैसे कर सकते हो? मैच का विजेता लड़ना जारी रख सकता है, लेकिन केवल तभी जब सभी 5 शुरुआती मुकाबले हो चुके हों। दोनों पक्ष बारी बारी से अपने लड़ाकों को केज में भेजेंगे। तो चांदपुर, आरव ने हल्का सा मुड़ते हुए कहा। वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान उनके चेहरे पर लौट आए। कृपया अपने पहले लड़ाके को भेजें, हम इंतजार करेंगे। और इसके साथ आरव की करिश्माई घोषणा खत्म हो गई।
वह अपनी एड़ी पर मुड़ा और लखपति ग्रुप के बाकी लोगों के पास वापस चला गया, उनके बगल में अपनी जगह ले ली। उसने लखपति ग्रुप की ओर देखा, जो एक साथ इकट्ठा होकर धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। हवा में रणनीति का एहसास था, न कि सिर्फ दिखावा। इस बीच चांदपुर हाई की तरफ से अपनी चाल चल दी थी। पहला लड़ाका केज में कदम रखा, एक दुबला पतला एथलेटिक छात्र जो भवानी अकादमी के रंग पहने हुए था, जो क्षितिज विद्यापीठ का प्रतिद्वंद्वी स्कूल था। वह लंबा खड़ा था, उसका शारीरिक हाव भाव आत्मविश्वास भरा और अपठनीय था। उसके बाल इतने छोटे थे कि लगभग मुंडे हुए थे, जिससे उसे एक तेज डरावनी मौजूदगी मिली थी। वह हर तरह से एक लड़ाके जैसा दिखता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने स्कूल का मुखिया था। या रहा गिरीश भोसले, प्रणव ने बड़बड़ाया, उस नाम को पहचानते हुए जो स्थानीय सर्किट में तैर रहा था। यह उनका पहला है। फिर उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक एहसास उभरा। अब समझा, प्रणव ने कहा। अगर कोई वाकई में चतुराई करना चाहता है तो वे एक ऐसे छात्र को भेज सकते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य हारना हो। यह पागलपन लगता है, लेकिन सोचो। दोनों ने एक जानकार नजर का आदान प्रदान किया। मुझे लगता है कि लखपति ग्रुप ने नियम इस तरह से बनाए होंगे जानबूझकर, एकनाथ पाटिल ने कहा, खेल को थोड़ा और बराबर करने के लिए। और मुझे लगता है कि ऋषभ को इसका अंदाजा नहीं था, कम से कम अब तक तो नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, प्रणव ने केज के दूसरी तरफ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, लखपति ग्रुप पहले किसे भेजने वाला है पानी परखने के लिए? उस सवाल का जवाब उसी पल मिल गया। आज अब केज का दरवाजा दूसरी तरफ से खुला। भीड़ में हांफने की आवाजें गूंजी। बड़बड़ाहट स्तब्ध चुप्पी में बदल गई। हर कोई ताक रहा था, मुंह खुले हुए। चलो इसे धमाके के साथ शुरू करते हैं, आरव ने घोषणा की। उनकी आवाज जोरदार और बिजली जैसी। वह स्वयं केज में कदम रखा। चांदपुर हाई ने अपनी पसंद बना ली थी। उनका प्रतिनिधित्व करने वाला पहला छात्र आगे बढ़ा, एक लंबा एथलेटिक शख्स जिसे बस गिरीश भोसले के नाम से जाना जाता था। वह भवानी अकादमी से था, और जैसे ही वह केज में दाखिल हुआ, बेचैनी की लहर बाकियों पर छा गई। कमाल है, हम तो गए। मयंक शिंदे ने जैसे ही गिरीश दिखा तुरंत चिल्लाया। गए? क्यों? जतिन भट्ट ने उत्सुकता से उस लड़के को देखते हुए पूछा। मेरा मतलब, हाँ, वह लंबा है और उसकी बाहें ऐसी लगती हैं जैसे पूरे अखाड़े तक पहुंच सकती हैं, लेकिन क्या वह वाकई इतना मजबूत है? मयंक और चिराग राउत दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। उनके चेहरे फीके पड़ गए। उनके आसपास क्षितिज विद्यापीठ के कई छात्र स्तब्ध होकर मुंह खुले खड़े थे। तुम्हें समझ नहीं आया? मयंक ने अपनी नाक के नीचे रगड़ते हुए कहा, संयमित लगने की कोशिश करत। ए हुए, हम भवानी अकादमी को बहुत पहले निपटा सकते थे। मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन मैं एक ठीक ठाक लड़ाका हूं। फिर भी गिरीश की वजह से भवानी अकादमी हमेशा से एक सिरदर्द रही है। उसने केज की ओर इशारा किया। उसकी वो लंबी बाहें, उनकी पहुंच तुम्हारे सोच से भी बदतर है। और वह लड़का सिर्फ लंबा चौड़ा नहीं है, वह तेज है, बहुत तेज। वह हर मौके पर बास्केटबॉल खेलता है। तो उसके पास गति, जागरूकता और पहुंच है। जतिन ने जोर से सोचते हुए बड़बड़ाया। ये वही सब है जो तुम एक लड़ाई में नहीं चाहते। जीते या हारे, मैं उसका सामना करना चाहता हूं। मैं गिरीश के खिलाफ जाऊंगा और उसे जितना हो सके थकाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ नहीं, तो शायद ये हमें बाद में मौका दे। सच कहूं, वो उनके पूरे समूह में सबसे मुश्किल हो सकता है। वह बाकियों की ओर मुड़ा, उसका लहजा पहले से ज्यादा गंभीर था। तो ध्यान से देखो, इस लड़ाई से सीखो, हर चीज का विश्लेषण करो। मयंक ने कुछ दृढ़ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन केज तक पहुंचने से ठीक पहले एक हाथ ने उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा पकड़ा, उसे धीरे लेकिन मजबूती से खींच लिया। वह दृढ़ विश्वास के साथ बोला, लेकिन गहरे में। जतिन को भी पूरी तरह यकीन नहीं था। आरव ने पहले दीपक सोलंकी और यारहा कुणाल ठाकुर को हराया था, लेकिन वे लड़ाइयां भी करीबी थीं, बहुत करीबी। ऐसा लगता था कि अगर चीजें जरा सा भी अलग हो जाती तो आरव किसी भी पल हार सकता था। और इस बार कोई चाल नहीं थी, न फेंकने के लिए स्कूल का सामान, न कोई विचलन या अस्थायी हथियार, सिर्फ मुंह के ताकत और कौशल। यह एक असली लड़ाई थी। आरव ने हिचकिचाया नहीं, वह पूरी गति से आगे बढ़ा, अपनी क्यूई को दूसरी प्रकृति की तरह प्रवाहित करते हुए। गिरीश ने सटीक समय के साथ अपनी लंबी बांह को एक चौड़े चाप में घुमाया। उसकी पहुंच कुछ ऐसी थी जिसका बहुत कम लोग मुकाबला कर सकते थे। लेकिन ये कोई सामान्य आदान प्रदान नहीं था। प्रहार पूरी तरह चूक गया। गिरीश का मुक्का हवा में काटता हुआ निकल गया। आरव पहले ही उसकी रेंज के अंदर था, हमले को पूरी तरह पड़ चुका था। ओह, वह हमारा डक एंड वीव था।
जतिन ने उत्साह से चिल्लाया। सुरेश नायर को किनारे से कोहनी मारते हुए उनकी आंखें एड्रेनालाइन से चमक रही थीं। उसे वुल्फ के साथ एक प्रशिक्षण सत्र के बाद की मूल्यांकन याद थी। वुल्फ ने उन्हें साफ कहा था, उनका शरीर बी रैंक स्तर तक पहुंच गया था। नहीं, नकार फसल के राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं, और न ही दीपक के स्तर पर, लेकिन फिर भी एक छलांग थी। एक जबरदस्त सुधार, और एक ऐसे स्कूल के नेता को हराने के लिए पर्याप्त से ज्यादा, जो गठजोड़ को नियंत्रित भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आरव ने गिरीश के शरीर को झुकते और उसके चेहरे को दर्द से मरोड़ते देखा, उनके दिमाग में एक नया विचार रेंगने लगा। वह रैंक अब यह सटीक भी नहीं है, मैं उससे ज्यादा मजबूत हूं। बिना किसी चेतावनी के आरव अपनी जगह से उछला। भीड़ में हांफने की आवाजें गूंजी। सबने विस्मय से देखा जब वह हवा में उछला, ऊंचा उड़ता हुआ। गिरीश के चेहरे के लगभग बराबर, भले ही ऊंचाई में अंतर था। गिरीश आगे झुका हुआ था, जरूर, लेकिन आरव की ऊंचाई फिर भी अवास्तविक थी। और फिर धम, आरव का वर्तमान रैंक बी जोड़ जोड़ चपलता, बी जोड़ सहन शक्ति, बी जोड़ अनुभव, एस जोड़। गिरीश भोसले का विशाल शरीर ठंडी कठोर फर्श पर बिखरा पड़ा था। वह पूरी तरह से बेहोश था और जैसा दिख रहा था वह जल्दी उठने वाला नहीं था। अब इस बात से कोई इनकार नहीं था, हर कोई जानता था कि स्पष्ट विजेता कौन था, और यह इतने निर्णायक तरीके से हुआ था कि कोई भी परिणाम पर विवाद भी नहीं कर सकता था। हाँ, प्रणव देसाई ने हंसते हुए बाहें मोड़कर स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर कहा, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने सोचा था कि यह लड़का सिर्फ दिखावा है, बस जोरदार एंट्री वाला कोई पंख, लेकिन उसने कुछ ही वार में एक स्कूल लीडर को ढेर कर दिया। सही, एकनाथ पाटिल ने होठों के कोन ओ पर एक घबराए मुस्कान के साथ कहा। भले ही गिरीश सबसे मजबूत स्कूल लीडर न हो, फिर भी वह एक लीडर है। मुझे यकीन नहीं कि मैं खुद ऐसा कर पाता। उनके आसपास छात्रों ने धीमी फुसफुसाहट और चौड़ी आंखों वाली बातचीत शुरू कर दी। वे सभी स्तब्ध थे, उस चीज पर चकित थे जो उन्होंने अभी देखी थी। एक चमकदार वर्दी वाला लड़का, जिसने चमकदार एंट्री की थी, ने अभी एक चमकदार जीत हासिल की थी। अरे, यह आरव शर्मा, वो वाकई में कुछ खास लगता है, चांदपुर हाई के एक छात्र ने कहा, उसका लहजा आधा सतर्क आधा प्रभावित। कोई मजाक नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गिरीश हारेगा, खासकर इस तरह, एक और छात्र ने चहकते हुए कहा। मेरा मतलब है, आरव ऐसे आया जैसे उसका इस जगह पर कब्जा हो, और मैं फिर भी सोच रहा था कि गिरीश ज्यादा टक्कर देगा, कम से कम उसे अपनी ताकत और दिखाने पर मजबूर करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आरव वाकई इतना मजबूत होगा। लेकिन जबकि ज्यादातर ध्यान आरव पर था, कुछ और खतरनाक शुरू होने लगा था, और ऋषभ चौहान ने इसे देख लिया। लहरें बदल रही थीं, क्योंकि आरव ने उनके शीर्ष लड़ाकों में से एक को इतनी आसानी से ध्वस्त कर दिया था। अब गति पूरी तरह से आरव के पक्ष में थी, और ऋषभ इसे महसूस कर सकते थे। उनकी अपनी टीम डगमगाने लगी थी, उनके चेहरों पर अनिश्चितता रेंग रही थी, जैसे कवच में दरारें। सुरेश नायर ने तुरंत जवाब नहीं दी, या उनके जवाब देने से पहले जतिन भट्ट बोल पड़े। मुझे वाकई लगा था कि उसे मुश्किल होगी, खासकर जब वे दोनों गिरीश को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, जैसे वह अगला बड़ा सितारा हो। लगता है वे बस हवा में तीर चला रहे थे। इस बीच मयंक शिंदे और चिराग राउत दोनों चुपचाप किनारे खड़े थे, उनकी नजरें अभी भी गिरीश के निश्चल शरीर पर टिकी थीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरों पर सब कुछ लिखा था। वे प्रभावित थे। वास्तव में वे जानते थे कि गिरीश कितना मजबूत था। वे पहले उसका सामना कर चुके थे, उसकी ताकत को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया था। और आरव को उसे इस तरह नीचे गिराते देखना, खैर, ये सिर्फ अप्रत्याशित नहीं था। कुछ छात्रों को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था, शायद उन्होंने गलती से सही पक्ष चुन लिया था। पहले उनकी निष्ठा पूरी तरह से हताशा से उपजी थी, लेकिन अब यह नियति जैसा लगने लगा था। तुम सही हो, आरव निश्चित रूप से और मजबूत हो गया है, बहुत ज्यादा, सुरेश ने बड़बड़ाया। उनकी नजरें उस जगह पर टिकी थी जहां गिरीश गिरा था। लगता है उसने मेरी बात को वाकई दिल से लिया। सुरेश हमेशा से आरव के बारे में एक बात जानते थे, कुछ अनोखा। यह सिर्फ ताकत या करिश्मा नहीं था, यह उसकी असाधारण नकल करने की क्षमता थी। किसी चाल को बस कुछ बार देखने के बाद आरव उसे लगभग पूरी तरह से दोहरा सकता था, रूप और गति में लगभग एकदम वैसा ही। यह एक ऐसी कला थी जिसने उसे ज्यादातर छात्रों के खिलाफ फायदा दिलाया था, जब यह मायने रखता था। यही वह मूल कमजोरी थी जो सुरेश ने हमेशा आरव में देखी थी, एक कमी जिसे वह सोचते थे कि वह कभी पार नहीं कर पाएगा।
एक नकलची केवल उतना ही अच्छा हो सकता है जितना वह नकल करता है। लेकिन अब कुछ बदल गया था। आरव का शरीर स्पष्ट रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी ताकत विकसित हो गई थी, जिसका मतलब था कि जिन चालों की वह नकल करता था, वे अब सिर्फ कॉपी नहीं थी, वे और बढ़ गई थी। वह चपल चाल, वह सुरेश और जतिन से थी। वह हवाई स्पिन किक, वह सीधे दीपक सोलंकी से आई थी। लेकिन अब आरव के हाथों में वे सिर्फ दूसरों की तकनीकों के चमकदार टुकड़े नहीं थे। एक साथ मिलकर उन्होंने एक विनाशकारी प्रवाहमय कॉम्बो बनाया जो पूरी तरह से उसका था। सुरेश को नहीं पता था कि या रहा हरीश कुलकर्णी से मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया था। उस सौदे की वजह से आरव के शरीर की अब कोई सीमा नहीं थी। जब तक वह अपनी प्रतिज्ञा पर टिका रहा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने और ज्यादा पैसा कमाने की सकी शारीरिक ताकत बढ़ती रहती। कोई छत नहीं, कोई सीमा नहीं, बस संभावना जिसके लिए भुगतान करना था। यही कारण था कि अब उसके प्रहार उस समय से भी ज्यादा शक्तिशाली थे जब उसने पहले वुल्फ का सामना किया था। पैसा आने लगा था, जिम मेंबरशिप, ब्रांडेड शर्ट की बिक्री, वेबसाइट से विज्ञापन राजस्व और क्षितिज विद्यापीठ के हर छात्र से ली गई फीस के अंतिम हिसाब से। अपनी नई प्रतिज्ञा के साथ आरव बिना रुके सोच रहा था कब छोटी ई और मजबूत होने के लिए अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। अगर वह कर सकता तो उसने इन लड़ाइयों में खुद पर दांव लगाया होता, उसे इतना आत्मविश्वास था। लेकिन छात्रों के बीच चल रहा भूमिगत सट्टेबाजी का रिंग छोटी ईएफ जेबखर्च से ज्यादा कुछ नहीं था। राशियां छोटी थीं, दांव मुश्किल से इसके लायक थे। आरव जो दांव लगा सकता था या कहीं और कमा सकता था, उसके मुकाबले ये लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी उसने मन ही मन नोट किया, अगली बार अगर मैं कभी ऐसे आयोजन में हूं जहां बड़े दांव की अनुमति हो, मुझे निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहिए। पेडे किक। आरव ने केज से बाहर निकलते हुए अपनी बाहों को आलस से खींचते हुए एक खुद से मुस्कुराया। यह एक चाल के लिए अच्छा नाम है ना? जब वह अपने समूह में लौटा, सभी ने उसे स्वीकृति के सूक्ष्म सिर हिलाए। कोई तामझाम नहीं, बस शांत सम्मान। तुमने अच्छा किया आरव, जय व्यास ने तटस्थ लेकिन ईमानदार लहजे में कहा। अब हम जो भी करें ऐसा लगेगा जैसे हम उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी नजरें मैदान के उस पार ऋषभ चौहान पर टिकी, जो एकमात्र व्यक्ति था जो उसे अभी भी बेचैन करता था। इस बात पर निर्भर करता था कि ऋषभ वास्तव में कितना मजबूत था, यह बाकी सब कुछ बदल सकता था। चूंकि तुमने गिरीश को पहले ही हरा दिया, मयंक ने आगे बढ़ते हुए कहा, लगता है अब मेरी बारी है। सच कहूं, मैं खुद गिरीश का सामना करना चाहता था, लेकिन मैं उनके अगले लड़ाके के साथ जो कर सकता हूं, करूंगा। बाकियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को भी मयंक की क्षमताओं का सटीक अंदाजा नहीं था। उसकी ख्याति आरव या जय जैसी नहीं थी, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह टीम को आगे ले जाएगा। लेकिन यही उसे अगला जाने के लिए सही उम्मीदवार बनाता था, कम जोखिम वाला। और इस तरह मयंक केज में दाखिल हुआ। सबकी नजरें चांदपुर हाई की ओर मुड़ी, यह देखने के लिए कि अगला कौन कदम रखेगा। भीड़ ने सांस रोकी। तब ऋषभ चौहान ने आखिरकार कदम बढ़ाया। वह दरवाजे से आराम से गुजरा, उसका चेहरा अपठनीय था, लेकिन उसका हर कदम वजन और मकसद लिए था। अब मेरी बारी है, ऋषभ ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, लहर को फिर से हमारे पक्ष में मोड़ने की। तो मैं पूछना चाहती थी, तुमने मयंक से केज में जाने से पहले क्या कहा? आरती कदम ने अपनी जिज्ञासा पर काबू न पाते हुए पूछा। वह जानती थी कि सरिता अकादमी और क्षितिज विद्यापीठ के छात्र आरव शर्मा के उतने करीब नहीं थे जितने उनके बगल में खड़े अन्य लोग। सच कहें तो वे सहायक सदस्यों की तरह थे, जो संख्या बढ़ाने के लिए थे, न कि मुख्य भूमिका निभाने के लिए। फिर भी आरती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बावजूद वह वास्तव में यहाँ होने से खुश थी। वह खुद को उपयोगी बनाना चाहती थी। अगर उसकी लड़ने की बारी आई तो वह उम्मीद करती थी कि वह कुछ प्रभावशाली कर सके, कुछ ऐसा जो आरव को उसकी याद दिलाए, शायद अगली बार उसे किसी बड़े काम के लिए भी माने। क्या तुमने उसे कोई टिप्स दिए थे? उसने फिर से पूछा, सच्ची रुचि के साथ सिर झुकाते हुए। उसने खुद देखा था, ठीक जब मयंक केज में जाने वाला था, आरव ने उसे एक तरफ खींचा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया था। मुझे अंदाजा था कि मेरे छोटे से प्रदर्शन के बाद वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, आरव ने शांति से कहा, अपनी बाहें मोड़ते हुए। ऋषभ ऐसा लड़का है जो चीजों को आसानी से जाने नहीं देता, तो मुझे लगा कि वे उसे सीधे भेज सकते हैं। उसने अपनी नजरें केज की ओर मोड़ी, जहां अगला मुकाबला पहले ही गर्म हो चुका था। तो हाँ,
आरव ने जारी रखा, मैंने मयंक को कुछ साधारण प्रोत्साहन के शब्द दिए। कुछ खास नहीं, बस इतना कि उसका जोश बढ़ जाए। जैसे ही वह सीधा हुआ और केज में झांका, उसकी नजरें एक परिचित चेहरे पर पड़ी। मयंक शिंदे, वही क्षितिज विद्यापीठ का छात्र। हो, वह लड़का, गिरीश भोसले ने भौहें उठाते हुए कहा। वो उस नखरे वाले स्कूल क्षितिज विद्यापीठ में पढ़ता है ना? ये लड़ाई तो सेकंडों में खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, पास खड़े एक छात्र ने चहकते हुए कहा। उस स्कूल में मुट्ठी भर अपराधी ही हैं, है ना? हमें वही देखने को मिलेगा जो तुम्हारे साथ हुआ, इस लड़के के साथ भी होगा। इतने यकीन से मत बोलो, गिरीश ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। भवानी अकादमी के क्षितिज विद्यापीठ को निपटाने में नाकाम रहने का एक कारण है। इसके दो कारण हैं, गिरीश ने स्थिर लहजे में कहा। पहला, वे स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं। उस तरह के माहौल में भी वे सबसे अलग दिखे। वे जानते थे कि वे अपने आसपास के लोगों में सबसे मजबूत हैं। वह एक पल के लिए रुका, उसकी नजरें दूर जैसे कुछ निजी यादें ताज़ा कर रही हों। और दूसरा कारण, वे सिर्फ अपनी मुट्ठियों से नहीं लड़ते, वे अपने दिमाग से लड़ते हैं। वे समझ लेते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और वे हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, खासकर ऐसी चीजों का जो तुम्हें उम्मीद नहीं होती, ताकि लड़ाई को अजीब, असहज महसूस कराएं। अगर गिरीश ने ये सब दो साफ हिट में नॉकआउट होने से पहले कहा होता, तो शायद उसके शब्दों का ज्यादा वजन होता। लेकिन अब केज में जो हुआ, उसके बाद उसकी विश्वसनीयता को गंभीर धक्का लगा था। लोगों का उसके लिए सम्मान स्पष्ट रूप से कम हो गया था। चलो इस धिक्कार लड़ाई को अब शुरू करते हैं, ऋषभ ने चिल्लाया, दबी हुई ऊर्जा और घमंड से भरा हुआ। उसने अपनी बांह को ऊंचा उठाया, जैसे किसी के तमाचा मारने का इंतजार कर रहा हो। फिर धीरे धीरे, नाटकीय ढंग से, उसने अपनी उंगलियां एक एक करके मोड़ी, जब तक कि उसका हाथ एक कड़ा मुक्का न बन गया। ऋषभ ने एक सेकंड डबी बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से अपनी तरफ एक छलांग लगाई, अपनी बांह को ऐसे घुमाया जैसे कोई बेसबॉल पिचर तेज गेंद फेंकने की तैयारी कर रहा हो। उसकी प्रवृत्ति जाग उठी जब उसने दोनों बाहें ऊपर उठाईं, अपने चेहरे को कसकर ढक लिया। इस लड़ाई में जीतने की संभावना कम है, मयंक ने अपने आप से स्वीकार किया। उसका दिमाग अराजकता में भी साफ था। अगर हम आमने सामने गए तो शायद मैं एक अच्छा प्रहार भी न कर पाऊं। वह मुझसे मजबूत है, तेज है, शायद ज्यादा अनुभवी भी। उसकी पकड़ और सख्त हो गई क्योंकि वह खुद को तैयार कर रहा था। तो मैं बस इतना कर सकता हूं कि टिक सकूं, जितने हो सके उसके प्रहारों को रोकूं, उसे ऊर्जा बर्बाद करने दूं, उसे थकाऊं। फिर जब सही वक्त आए, जब वह आखिरकार धीमा हो, मैं सब कुछ झोंक दूंगा और जितना मजबूत प्रहार कर सकता हूं, करूंगा। मयंक को इसका अंदाजा नहीं था। अपने बचाव के पीछे उसकी दृष्टि पूरी तरह से बंद थी। लेकिन ऋषभ, वह पहले ही वहां था। उसके पास दर्जन भर विकल्प थे। वह मयंक के बचाव के चारों ओर मुक्का घुमा सकता था, वह शरीर पर प्रहार कर सकता था, वह एक तरफ कदम रखकर पीछे से लात मार सकता था। उसने कच्ची ताकत चुनी। अपने पूरे शरीर के वजन के साथ ऋषभ ने मयंक के बचाव के बीच से सीधा एक मुक्का फेंका। आवाज बीमार करने वाली थी। हवा में एक चटकने की आवाज गूंजी, जिसने कई छात्रों को सिहर न दे दी। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने हवा में एक हल्की सी लहर देखी, जो उस प्रहार की विशाल शक्ति से बनी थी। प्रभाव ने मयंक के बचाव को कागज की तरह कुचल दिया। मुक्का सीधे उसके चेहरे पर जा टकराया, उसका सिर जोर से पीछे झटक गया। उसका पूरा शरीर गति के साथ चला, उसके पैर जमीन से उठ गए और वह केज की फर्श पर जोर से गिरा। उत्साह, हांफने की आवाजें और जंगली चीखें हवा में भर गईं, सब मिलकर एक शोर की लहर में जो जगह को हिला दे रही थी। आह! भीड़ उत्साह में फट पड़ी, आवाजें उत्साह की लहर में ऊंची हो रही थी जो अखाड़े में उमड़ रही थी। ऋषभ इसके केंद्र में खड़ा था। भीड़ उसका नाम युद्ध के नारे की तरह चिल्ला रही थी। अगर आरव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 2 हिट में हराया था, तो ऋषभ ने उससे एक कदम आगे बढ़कर मयंक को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया, और वह भी बचाव के साथ। मैंने तुमसे कहा था, प्रणव ने आत्मविश्वास से कहा, बाहें मोड़कर। परिणाम को देखते हुए ऋषभ के पास इस पूरे धिक्कार प्रतियोगिता में सबसे मजबूत मुक्कों में से एक है। लखपति ग्रुप के लड़कों ने भी मयंक के जमीन पर गिरने पर सिहरन महसूस की। कुछ तो झटके खा गए। ये प्रतिक्रियाएं अब क्षितिज विद्यापीठ के छात्रों तक सीमित नहीं थीं। उस प्रहार के पीछे की ताकत ने सभी को चौंका दिया था। मुझे नहीं पता तुमने मयंक को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहा। चिराग ने आरव के करीब झुकते हुए बड़बड़ाया, लेकिन लगता है ये काम नहीं किया। रुको! आरव की आवाज केज के उस पार से जोरदार और स्पष्ट गूंजी।
ऋषभ बीच कदम में रुका, नाराजगी भरे चेहरे के साथ सिर घुमाया। तुम कहाँ जा रहे हो? आरव ने फिर से पुकारा। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। ऋषभ ने आंखें मिचकाई, उलझन में। खत्म नहीं, उसने दोहराया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान रेंग आई। तुम्हारा मतलब खत्म नहीं से क्या है? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि जब ऋषभ केज के केंद्र की ओर वापस मुड़ा, वह ठिठक गया। मयंक खड़ा था, उसकी नाक से खून लगातार टपक रहा था, लेकिन वह खड़ा था, बाहें उठी हुई, रुख मजबूत। खे ऋषभ पर टिकी जैसे वह कहीं नहीं जा रहा हो। सचमुच और लड़ना चाहते हो? ऋषभ ने अविश्वास में आंखें मिचकाते हुए पूछा। ऐसा प्रहार खाने के बाद केज के उस पार से मयंक ने बस सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ संकल्प। ये काफी था। ऋषभ ने अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस किया। डर नहीं, बल्कि उलझन, वास्तविक आश्चर्य। चांदपुर और क्षितिज विद्यापीठ ठीक ठीक घोर दुश्मन नहीं थे। वह भूमिका भवानी अकादमी की थी। तो अगर यह गिरीश के खिलाफ लड़ाई होती, तो हाँ, शायद वह इसके पीछे का गर्व और जोश समझ सकता था। ये वफादारी से नहीं हो सकता था। उन्होंने अभी इस बारे में बात की थी। उनमें से कोई भी खास करीब नहीं था। तो फिर ये लड़का फिर से खड़े होने के लिए क्या प्रेरित कर रहा था? वाह, जतिन ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वह वाकई खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारे शब्दों ने काम किया। आरती ने आरव की ओर मुड़ी, उसकी आवाज नर्म लेकिन उतनी ही जिज्ञासु थी। और वे शब्द ठीक ठीक क्या थे? आरव ने मुस्कुराया, उसकी नजरें अभी भी मयंक पर टिकी थी, जैसे एक गर्वित कोच की। वे साधारण थे, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैंने उससे कहा, इस पढ़ाई के दौरान हर बार जब वह जमीन से उठेगा, मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। आरव शर्मा ने सवाल का जवाब इतनी जोर से दिया कि बाकी छात्रों ने भी सुन लिया। क्षितिज विद्यापीठ के छात्र भी उस राशि को सुनकर अविश्वास में ठिठक गए। क्षितिज विद्यापीठ के ज्यादातर छात्र मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। जरूर उनके पास इधर उधर खर्च करने के लिए कुछ पैसे होते थे, लेकिन 10,000, यह एक अविश्वसनीय राशि थी, खासकर जब इसे नके उम्र का कोई इतनी आसानी से फेंक रहा हो। अरे क्या बात है, चिराग राउत ने चिल्लाकर कहा। 10,000 के लिए मुझे वहां फेंक दो, मैं खुशी खुशी कुछ मुंह के खा लूंगा। कितना भाग्यशाली लड़का है। हालांकि बाकी छात्र सोच रहे थे कि मयंक शिंदे भाग्यशाली है, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। उसका सिर ढोल की तरह बज रहा था, दर्द उसकी खोपड़ी में फैल रहा था। फिर भी वह अपनी नजरें इनाम पर टिकाए हुए था। शायद यह उसके जीवन का एकमात्र मौका था जब उसे इतनी आसानी से पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। तुम खड़े हो रहे हो? तुम वाकई फिर से मुक्का खाने के लिए खड़े हो रहे हो? ऋषभ चौहान ने घूमते हुए तड़क कर कहा, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक मुक्का फेंका, इस बार नीचे से, अपने पूरे शरीर की ताकत उस हरकत के पीछे डाल दी। मयंक ने सहज रूप से अपने हाथ उठाकर बचाव किया, लेकिन पहले की तरह ये काफी नहीं था। ऋषभ का मुक्का उसके बचाव को चीरता हुआ सीधे उसके पेट में जा टकराया। मयंक की सांसें थम गईं। वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, उसके मुंह से लार की एक डोल लटक रही थी, फिर उसका पूरा शरीर एक तरफ ढह गया। ऋषभ अपनी कुछ हताशा निकालकर मुड़ा, उसकी सांसें उसके कंधों के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। लगता है 2 हिट काफी हैं, इससे हम बराबर हो गए। सिर घुमाते हुए ऋषभ को अपनी रीढ़ में एक ठंडक रेंगती हुई महसूस हुई। मयंक अभी भी खड़ा था, उसकी बाहें उसके किनारों पर लटक रही थीं, उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी, और फिर भी वह सीधा खड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि भवानी अकादमी को इन क्षितिज विद्यापीठ के लड़कों से परेशानी थी। एक और ने जोड़ा, ग्रामर स्कूल हो या नहीं, ये लोग लोहे की तरह सख्त हैं। गिरीश, लगता है तुम उसके बारे में सही थे। लेकिन गिरीश ने जवाब नहीं दिया। वह स्थिर रहा, उसकी नजरें मयंक पर टिकी थीं। आंखें एक अजीब तीव्रता के साथ सिकुड़ी हुई थीं। उसने मयंक को कभी इतनी मेहनत करते नहीं देखा था, न स्कूल में, न खेल में, न किसी चीज में। और फिर भी वह यहाँ था। कितनी बार मैंने अपने माता पिता की शिकायतें सुनी हैं, जब तक तुम हमारे छत के नीचे रहते हो, तुम हमारे नियम मानोगे। मुझे इससे तंग आ चुका है। मुझे पढ़ाई से नफरत है, मैं इसमें बेकार हूँ। मैं हमेशा से अपनी कला पर ध्यान देना चाहता था। तो हाँ, शायद मैंने गुस्सा निकाला, शायद मैंने गड़बड़ की, लेकिन अगर मैं ये मुके खा सकता हूँ और इस तरह के पैसे लेकर जा सकता हूँ, तो मैं आखिरकार कुछ शुरू कर सकता हूँ। मैं आखिरकार मैं हो सकता हूँ। मुझे किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह मेरा स्वतंत्रता का मौका है। मुझे 100 बार भी खड़ा होना पड़े, मैं खड़ा होऊंगा।
मैं अपना धिक्कार इनाम कमाऊंगा। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में जड़ें जमाने लगा, मयंक के चेहरे पर खून और चोटों से भरे एक छोटी सी मुस्कान रेंग आई, लेकिन वह विद्रोही थी। यह उस तरह की मुस्कान थी जिसने कुछ देख रहे छात्रों को बेचैनी से अपने पैरों पर हिलने डुलने पर मजबूर कर दिया। इसमें कुछ परेशान करने वाला था, कुछ वास्तविक। आरव केज के किनारे पर खड़ा अपने आप में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका दांव, उसका सोचा समझा जोखिम पहले ही फल दे रहा था। लेकिन जितना किसी ने उम्मीद की थी, उससे कहीं ज्यादा मयंक की इच्छाशक्ति थी जो सबसे गहरी छाप छोड़ रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के ऋषभ केज के उस पार दौड़ा। उसकी आंखों में आग और हर कदम में गुस्सा भरा था। वह हवा में उछला और एक सुपरमैन पंच फेंका। उसका शरीर आगे बढ़ता हुआ उसका मुक्का मयंक की ठुड्डी पर जोर से टकराया। प्रभाव विस्फोटक था। मयंक का शरीर लुढ़क गया, फर्श पर एक रैगडॉल की तरह लुढ़कता हुआ। जिम में हांफने की आवाजें गूंजी, लेकिन कोई इसे खत्म कह पाता। उससे पहले मयंक पहले ही जमीन से खुद को उठा रहा था, कराहता हुआ, कांपता हुआ, खून बहता हुआ, लेकिन उठता हुआ। उसका चेहरा लगातार प्रहारों से चोटिल और सूजा हुआ था, अब मुश्किल से पहचानने योग्य। फिर भी उसकी आंखों में एक खतरनाक स्पष्टता थी। वह सिर्फ खड़ा नहीं हो रहा, वह आसानी से खड़ा हो रहा है। ये पैसे की ताकत है। उसने कठिनाई से निगलते हुए सोचा, क्या ये किसी को उसकी सीमाओं से इतना आगे धकेल सकता है? ये लड़का कितना दूर जाने को तैयार है? और इससे भी ज्यादा जरूरी, यह मुझे कितना महंगा पड़ेगा? जब आरव शर्मा ने इस तरह की परिस्थितियों में अपने पैसे खर्च किए, तो ऐसा नहीं लगता था कि वह सिर्फ नकदी फेंक रहा है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी गेम में अनुभव अंक EXP खो रहा हो। समस्या ये थी कि उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि प्रत्येक लेनदेन के साथ वह कितना EXP खो रहा है। जब से उसने प्रतिज्ञा वाव ली थी, उसकी ताकत सीधे उसकी संपत्ति से जुड़ गई थी। लेकिन ये समझना कि प्रतिज्ञा लेने से पहले वह कितना मजबूत था और उसकी ताकत कितनी बदल गई थी, ये लगभग असंभव था। यह एक अजीब विचार था। भले ही वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता, प्रतिज्ञा हमेशा उसके अंदर गहरे दबे सच को पकड़ लेती। और अभी इस तरह का एक प्रहार, सिर्फ कुछ हजार रुपये, वह अपने शरीर में इसे महसूस कर सकता था, जैसे कोई अदृश्य वजन उसे नीचे खींच रहा हो। कमाल का कमाल, चिराग राउत ने लगभग अपने पैरों पर उछलते हुए चिल्लाया। वह अब 4 बार खड़ा हो चुका है। ये 40,000 रुपये हो गए। इस रफ्तार से तो वह लड़ाई से ज्यादा खड़े होने से कमा लेगा। हमें कैसे पता कि वह लड़का भुगतान करेगा? क्षितिज विद्यापीठ के एक छात्र ने धीमे से बड़बड़ाया। शर्त लगाता हूं, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी बार खड़ा होगा। आरव उनकी फुसफुसाहट को साफ साफ सुन सकता था, लेकिन वह न तो हिला, न जवाब दिया। बेशक वह इस सौदे का सम्मान करने वाला था। भले ही मयंक शिंदे 100 बार खड़ा हो, आरव हर आखिरी पाई चुकाएगा। बस उसके चेहरे को देखकर, जो सूजा हुआ, खून से सना था, और उसके शरीर की हालत को देखकर यह दर्दनाक था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक से गुजर चुका हो और अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। फिर भी आरव इस विचार को झटक नहीं सका। निश्चित रूप से मयंक अंततः सवाल उठाने लगेगा। ऐसा कोई बिंदु होना चाहिए जहां वह मान लेगा कि भुगतान की कोई सीमा है, कि पैसा खत्म हो जाएगा, कि आरव गिनती बंद कर देगा। शायद तब वह खड़ा होना बंद कर देगा, हार मान लेगा और नीचे रहेगा। तभी ऋषभ चौहान ने अपना पैर जमीन में गड़ा दिया। उसका रुख पक्का हो गया। उसने एक हाथ से अपनी कलाई पकड़ी, खुद को तैयार किया और फिर एक क्रूर मुक्का छोड़ा, अपनी पूरी ताकत उसमें डाल दी। उसका मुक्का मयंक के सिर के किनारे पर टकराया। मयंक पत्थर की तरह गिर गया। उसकी आंखें पीछे लुढ़क गईं जब वह ठंडी फर्श पर एक बीमार करने वाली धमाके के साथ टकराया। वह हिला नहीं। ऋषभ ने इस बार पहले की गई गलती नहीं दोहराई। वह वहां खड़ा रहा, इंतजार करता हुआ, देखता हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले जय व्यास केज में कदम रखा। वह बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ा, झुका और मयंक के निढाल शरीर को आसानी से उठा ली। ये दृश्य देखकर कई छात्र चुपके से विस्मय में हाँफ उठे। किसी और को इस तरह उठाना, खासकर मयंक जितने चोटिल व्यक्ति को, ताकत मांगता था। और जय ने इसे ऐसे किया जैसे ये कुछ भी नहीं हो। उत्साह की आवाजें मयंक तक पहुंची और किसी तरह उसके सूजे हुए चोटिल चेहरे के बावजूद उसकी आंखें हल्के से खुली। बस थोड़ा सा, लेकिन इतना कि उसे पता था कि उसका स्कूल उसके पीछे है और बाकी लोग भी। मयंक ने सूजे हुए होठों से बड़बड़ाया। बेटे पाशापश। आरव मुस्कुराया। मैं करूंगा, उसने धीमे से कहा। इसकी चिंता मत करो।
मैं करूंगा। जब वह अपने समूह में लौटा किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा, न एक फुसफुसाहट। उन्हें कहन एक ही जरूरत नहीं थी। हर कोई इसे महसूस कर सकता था, ये ऋषभ की उम्मीद के मुताबिक नहीं गया। बिल्कुल नहीं। अरे ये हमारे लिए आसान जीत हो सकती है ना? जतिन भट्ट ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। मेरा मतलब, यह एक लड़की है, और भले ही वह मजबूत हो, हम जय को भेज सकते हैं। वह उसे उठाकर सीधे फर्श पर पटक देगा। आरती कदम, जो किनारों से खुरदरी थी, सरिता अकादमी की एक जानी मानी अपराधी, लड़ाई में नई नहीं थी। उसने इतनी झड़पें देखी थी कि वह गिन भी नहीं सकती थी। कभी कभी जब हालात बिगड़ जाते तो उसे लड़कों के खिलाफ भी उतरना पड़ता था, लेकिन ज्यादातर बार वे लड़ाइयां साफ नहीं खत्म होती थीं। उसे या तो पीछे हटना पड़ता था या बदतर धमकियों और ब्लैकमेल पर निर्भर रहना पड़ता था। वह जन्मजात लड़ाका नहीं थी। उसे हालात और उन गलियों ने बनाया था जहां वह बड़ी हुई थी। यही कारण था कि जो पुरुष अपराधी मजे और गर्व के लिए लड़ते थे, उनके लिए वह कभी बराबर नहीं थी। कम से कम उनकी नजरों में तो नहीं। कोई हिचकिचाहट नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक आरव को अपनी जेब में फोन का कंपन महसूस हुआ। उसने उसे निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। उसकी भौहें सिकुड़ी। ये देखकर कि वह कौन था, उसने तुरंत फैसला लिया और जवाब दिया। हाय। छोटे आवाज शांत लेकिन तत्काल थी। हमें तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है अभी। यह निकार फसल की ओर से कॉल था, और उनकी आवाज के लहजे से यह कोई अनुरोध नहीं था, यह एक मांग थी। आरव शर्मा को हमेशा पता था कि ऐसा दिन आएगा। कभी न कभी वह जो कारोबार चुपके से चला रहा था निकार फसल के साथ, उसका लखपति ग्रुप के जरिए जो वह बनाने की कोशिश कर रहा था, उससे टकराना ही था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी होगा, और निश्चित रूप से अभी नहीं। सब कुछ के बीच में तुम्हें मेरी जरूरत है अभी, आरव ने पूछा, फोन को अपने कान से कसकर दबाए हुए। अखाड़े में अभी भी कई लड़ाइयां बाकी थीं, और कोई नहीं जानता था कि वे कितने समय तक चलेंगी। जतिन, जो पास ही खड़ा था, ने चिंता से आरव की ओर देखा। कुछ हुआ है क्या? उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, आरव के चेहरे के भाव पढ़ते हुए। अगर मैं अभी इस आयोजन के बीच में चला गया तो क्या होगा? आरव ने सोचा, क्या वे मेरे बिना जीत सकते हैं? जय शायद हमारा सबसे मजबूत लड़ाका है, लेकिन उसे 2 बार लड़ना पड़ेगा। ऋषभ चौहान को शायद अपनी पिछली लड़ाई में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो, लेकिन वह घायल नहीं है और न ही थका हुआ है। फिर भी अगर मैं अभी गायब हो गया तो ये कैसा दिखेगा? बाकी स्कूल क्या सोचेंगे कि मैं डर गया, कि मुझे पता था कि मैं हारने वाला हूं और उससे पहले ही भाग गया। आरव जानता था कि हर गैंग, हर समूह का अवज्ञा से निपटने का अपना तरीका होता है। कुछ ज्यादा चरम होते हैं। ये प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं थी। उसे बस उस समय आने वाले परिणामों से निपटना था। मैं तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा, आरव ने कहा, और बिना एक और शब्द सुने उसने कॉल खत्म कर दी। या रहा भावना मोरे सबसे पहले केंद्र में कदम रखी। उसने अपनी उंगलियां एक एक करके चटकाईं, धीरे और जानबूझकर। ताकत उस पर दूसरी त्वचा की तरह चिपकी थी, मांसल बाहें, ठोस टांगें और लंबे नाखून जो स्टील को काट सकते थे। उसकी काली चोटी पीछे चाबुक की तरह लहराई जब उसने अपने कंधे घुमाए। हर हरकत एक चेतावनी थी। आरती ने जवाब नहीं दिया। वह यहाँ बात करने नहीं आई थी। वह यहाँ कुछ साबित करने के लिए भी नहीं थी, कम से कम उनके लिए तो नहीं। शायद ये गर्व था, शायद ये लोगों की अपेक्षाओं का बोझ था, या शायद ये कुछ गहरा था, कुछ कच्चा जो उसकी आंखों के पीछे जल रहा था। वह थोड़ा झुकी, उसकी टांगें तनी हुई थी जैसे संकुचित स्प्रिंग्स। फिर लगभग अनजाने में उसकी नजरें आरव की ओर मुड़ी। प्रहार ने आरती की हड्डियों को हिला दिया। उसकी पीठ में दर्द की चिंगारी चमकी, दर्द उसकी रीढ़ में आतिशबाजी की तरह फैल गया। उसने आंखें मिचकाईं, उसकी नजरें चक्कर खा रही थीं। भावना उसके ऊपर खड़ी थी, एक लंबी छाया डालते हुए। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो रही थी। ये खत्म है, किनारे से जतिन ने आरव की ओर झुककर कहा। अरे, तुमने आरती को नहीं कहा कि वह हर बार खड़े होने पर 10,000 रुपये पाएगी, है ना? आरव ने अपनी नजरें लड़ाई से नहीं हटाईं। नहीं, उसने शांति से जवाब दिया। हर मुकाबला ऐसा नहीं है जिसे हमें जीतना हो। वह रुका, देखता रहा, क्योंकि आरती का हाथ फर्श पर हिला, अभी भी हिल रहा था। वह आखिरी प्रहार कठिन था। आरव ने धीमे से कहा, उसे ये लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। सरिता अकादमी की भागीदारी हमेशा से बड़े चित्र का हिस्सा थी। उनकी भागीदारी सिर्फ स्कूल के गर्व के बारे में नहीं थी,
ये लखपति ग्रुप का नाम फैलाने के बारे में था, इसे शहर के हर कोने में छापने के बारे में था। ये मुकाबला, ये सिर्फ ब्रांड को एक साथ बुनने वाला एक और धागा था। और फिर भी जैसे ही आरव वहां खड़ा था, लड़ाई को देखते हुए, उसका एक हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि आरती नीचे रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नीचे रहना हार नहीं होगा, ये रणनीति होगी। जैसे ही भावना ने हमला किया, आरती नीचे झुकी और आगे बढ़ी। भावना की शर्ट के ढीले किनारे को पकड़ा। उसने इसे जोर से खींचा, भावना को असंतुलित कर दिया। फिर अपनी सारी ताकत के साथ उसने अपने कंधे को भावना की छाती में दे मारा। केज में हंगामा मच गया। सरिता अकादमी की लड़कियों से चीखें निकली। वे उत्साह से बाढ़ को लय में ठोक रही थीं। आह! आरती ने चीखा, उसकी जांघ में दर्द फट रहा था, लेकिन इस पीड़ा के बावजूद उसने नहीं छोड़ा। उसका घुटना भावना की गर्दन पर और जोर से दबा। उसने टैप आउट कर दिया था। ये खत्म हो गया था। आरती धीरे धीरे उठी, हांफते हुए। उसका चेहरा खून और पसीने से सना था, उसकी उंगलियां कच्ची और धड़क रही थीं। उसने खुद को देखा, फिर स्तब्ध भीड़ की ओर। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, उसने हांफते हुए कहा, अपनी बाहें हवा में उठाते हुए। भीड़ ने गड़गड़ाहट भरी तालियों के साथ जवाब दिया, लेकिन आरती उनकी ओर नहीं देख रही थी। उसकी नजरें आरव पर टिकी थीं। अरे, लाल बालों वाली, सरिता की एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें बेहतर होगा कि जब वो वहां पहुंचे तो कुछ कहो। उसे ये लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ये किया। ये सब क्या हो रहा है? वुल्फ ने तनावपूर्ण और प्रत्यक्ष आवाज में कहा। बाकी लोग जल्दी से उसके पीछे आए, उसके चारों ओर गर्मजोशी भरे समर्थन के घेरे में इकट्ठा हो गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाहें और कंधे पेश किए, उससे सहारा दिया ताकि उसे अब अपने वजन को खुद न उठाना पड़े। हाँ, किसे पता था कि तुम में इतना दम है? सरिता अकादमी की एक और लड़की ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। तुमने उस राक्षसी औरत को हरा दिया। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह लड़ सकती हो, शायद हमें लखपति ग्रुप में शामिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लड़कियों की उत्साहित बकबक अचानक बदल गई जब उनकी नजरें आरव शर्मा की ओर मुड़ी, जो समूह से दूर चला गया था। उनकी उत्साह थोड़ा खट्टा हो गया। अभी कुछ ही पल पहले उन्होंने उसे आरती को ठीक से बधाई न देने के लिए डांटा था, और अब इस समय वो एक फोन कॉल लेने के लिए एक तरफ चला गया था। वुल्फ ने उसे सीधे फोन किया था, न कि उसने वुल्फ को। यह अपने आप में तत्काल था, खासकर क्योंकि यह निकार फसल के आरव से संपर्क करने के तुरंत बाद आया था। ये सब क्या हो रहा है? वुल्फ की आवाज रिसीवर से तड़क कर आई जैसे ही आरव ने फोन उठाया। तो तुम्हें पता है, वुल्फ ने तीखी आवाज में जवाब दिया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। उन्होंने मुझसे सीधे संपर्क किया, तुम्हारे जरिए नहीं, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं। उन्होंने मुझसे उनकी मदद करने के लिए कहा। मुझे लगा कि यह जवाब कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, वुल्फ ने जारी रखा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं अकेले उनकी गड़बड़ में नहीं उलझने वाला। मैं उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, और मैं पहले से जितना डूबा हूं, उससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे और उनके बीच कुछ हुआ है। मुझे अचानक ऐसे कॉल से अंधेरे में रखने की बजाय पहले से खबर मिलनी चाहिए थी। मैं समझता हूं, आरव ने कहा। उन्होंने पहले मुझसे संपर्क किया था। मैं उनकी मदद नहीं कर सका, मैं अभी व्यस्त हूं। इसलिए उन्होंने तुमसे संपर्क किया। तुमने अच्छा किया। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा। मुझे बस तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है अगर कुछ बड़ा होता है तो। दूसरी तरफ या रहा भावना मोरे भी लौट आई थी। उसने अनमने ढंग से अपनी गर्दन रगड़ी, अभी भी हिली हुई थी। उसकी लड़ाई का आखिरी पल उसके दिमाग में बार बार चला, जैसे कोई टूटी हुई रील। वह पहले कभी इतने करीब बेहोश नहीं हुई थी, इस तरह तो बिल्कुल नहीं। यह उसे डरा गया था। एक पल वह नियंत्रण में थी, अगले पल कुछ भी नहीं। उसका शरीर बंद हो गया था। वह ब्लैकआउट ऐसा था जैसे किसी ने उसकी स्मृति में घुसकर उसका एक टुकड़ा चुरा लिया हो। यह क्या था? ऋषभ चौहान की आवाज उसके पीछे से गरजी, उसकी उंगलियां केज की ठंडी धातु के खिलाफ तन गईं। तुमने कहा था कि तुम भवपुर की सबसे मजबूत औरत हो, और फिर तुम हार गई। एक और लड़की से। भावना जानती थी कि जवाब देना ठीक नहीं होगा। अभी कुछ भी कहना चीजों को और खराब कर देगा। अगर उन्हें गठजोड़ से बाहर निकाला गया तो यह विनाशकारी होगा। ऋषभ के संरक्षण के बिना उनका स्कूल पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। और चूंकि ऋषभ ने अपना गठजोड़ सार्वजनिक कर दिया था, अब पीछे हटने से वह कमजोर दिखेगा और अगली बार उसकी धमकियों का कोई वजन नहीं रहेगा।
वह जैकेट, विशिष्ट और अविस्मरणीय, उस हरे रंग की भीतरी परत के साथ। वह दूत है। चांदपुर हाई के एक लड़के ने चिल्लाया, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं।